हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम पूरे अगस्त महीने की प्लेसेस एंड न्यूज़ को एक साथ कवर करेंगे। इस वीडियो में हम पिछले एक महीने की जो भी ज़रूरी जगह हैं जो न्यूज़ में रही हैं और उनकी बेसिक हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में जो पहली चीज़ हम समझेंगे वो है कोकोस आइलैंड के बारे में। तो पहली बात, ये आइलैंड कहाँ पर है और क्या इसका कोई और नाम भी है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कोकोस आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये सेम आइलैंड नाम के दो जगह पाए जाते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में और दूसरा पोर्टोरिका कोस्टारिका के पास साउथ अमेरिका में। तो यहाँ जो आइलैंड है इसका नाम भी कोकोस आइलैंड है, और यहाँ आपका जो ऑस्ट्रेलिया के पास है इसका नाम भी कोकोस आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया वाले को कीलिंग भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कीलिंग आइलैंड। और इसलिए याद रखिए, आज जिस आइलैंड ग्रुप की हम बात करें, कोकोस कीलिंग जब कहा जाए मतलब है वो बात हो रही है इंडो पैसिफिक में स्टेट सिचुएटेड इस आइलैंड की, जो है कोकोस कीलिंग आइलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक टेरिटरी है। क्यों इसकी बात करें, क्या इसकी रेलेवेंस है, पहले ये समझते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, कोकोस आइलैंड एक आपका कहाँ है, कोस्टारिका, यानी आपके कोस्टारिका के पास किस जगह है ये आपके साउथ अमेरिका के पास है। और ये जब हम कोकोस कीलिंग आइलैंड्स की बात करें, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द आइलैंड विच इज अराउंड ऑस्ट्रेलिया। और इसकी क्या रेलेवेंस है ये देखते हैं पहले। अब सवाल यही, आइलैंड रेलेवेंट क्यों है? तो ये आइलैंड यहाँ पर है, कहाँ है भाई? इंडो पैसिफिक में। जब भी कोई चीज़ इंडो पैसिफिक में आती है उसकी एक स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस होती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट ऑफ मलक्का के पास है। तो यहाँ से आप जो इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है, चोक पॉइंट क्या होते हैं? ये वो इलाके हैं जो कि सप्लाई चेन और जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी या पेट्रोलियम है जो एक रीजन से दूसरे रीजन में जानती होती है, वहाँ की इंपॉर्टेंट लोकेशन। जैसे पतला सा इलाका है ये, यहाँ से बहुत सारी एनर्जी और गैसेस जाती हैं ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना को। ऑलमोस्ट 60% ऑफ चाइनीज़ गुड्स जो है, जो उनका वॉल्यूम ऑफ एनर्जी है या ट्रेड है या वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड गुड्स मतलब पेट्रोल हुआ या उनका कोई सामान हुआ जो वो बेचते हैं, व्यापार करते हैं, वो सब यहीं से गुजर के जाता है। तो अगर इसके आसपास कोई भी जगह, स्टेट ऑफ मलक्का के आसपास कोई भी जगह, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस आइलैंड पे इंडियन नेवी और एयरफोर्स के हमारे एयरक्राफ्ट और नेवल वेसल्स हैं वो गए, और वो दिखाता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप की तरफ, जहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री फैसिलिटीज़ का वो इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर रिफ्यूलिंग और जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉनेसेंस, यानी आसपास की पड़ताल के लिए या रिफ्यूलिंग के लिए वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक तो इसकी लोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कीलिंग आइलैंड या कोकोस आइलैंड कहाँ पर सिचुएटेड है, किस कंट्री के अंदर आता है, क्या इसकी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है। आप इसको अपने मेंस के आंसर में ऐड कर सकते हो, क्योंकि इंडिया ने कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया था 2020 में। इसका मतलब ये एक दूसरे की फैसिलिटीज़ का, जैसे वो चाहे तो अंडमान निकोबार में आकर अपने शिप्स या फिर अपने एयरक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग करवा सकते हैं, उन्हें कुछ रिपेयर करवाना है वो करवा सकते हैं, एक दूसरे को वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और क्योंकि ये दोनों क्वाड का पार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि क्वाड की कोलैबोरेशन भी बढ़ रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कोलैबोरेशन भी बढ़ रही है। जब हम इस आइलैंड की बात करें तो ये एक स्ट्रेटजिक लोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों की मिलिट्री फैसिलिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे पहले भी डार्विन एक जगह है, वहाँ पर इंडिया का P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो था वो वहाँ गया था, और इनके जो एयरक्राफ्ट थे वो गोवा और तमिलनाडु में आए थे, जो दिखाता है कैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंध बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये आइलैंड है, इसके अलावा क्रिसमस आइलैंड, एशमोर आइलैंड, हार्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, ये वो आइलैंड्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन कंट्रोल वाला आइलैंड है। तो इस रीजन में जहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का है, जहाँ चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है और इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अपना रोल बढ़ाना चाहता है, उन जगहों पर ये कंट्रोल ऑस्ट्रेलिया का है, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप को और ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो इस टॉपिक से आपको पता लगता है कौन से आइलैंड है इसके आसपास जो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट है, जो भारत के भी काम आ सकते हैं, और कैसे जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ था इसका फ़ायदा कैसे हो सकता है रिफ्यूलिंग के लिए, ठीक है, और फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करने के लिए, सर्विसिंग के लिए। तो इससे एक दूसरे के साथ संबंध बढ़ेंगे और इससे और ज़्यादा वो एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा कर सकते हैं। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल इंडिया जो प्ले करना चाहता है उसको बढ़ोतरी मिल सकती है चाइना के खिलाफ, ये स्ट्रेटजी बहुत काम आ सकती है। इसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के कुछ आयाम हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में क्या खासियत है, क्या खास बातें हैं। दोनों के रिलेशंस बेस्ड है प्लूरलिस्टिक वेस्टमिनिस्टर स्टाइल डेमोक्रेसीज पे, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो अमेरिकन जो ब्रिटिश मॉडल के ऊपर बेस्ड है। दोनों ही कॉमनवेल्थ ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, दोनों चाहते हैं सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो ओशन है वहाँ पर। दोनों में इंटरेक्शन इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी बढ़ रही है। इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ने का बेस्ट एग्जांपल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ECTA साइन हुआ था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, जो पहला FTA इंडिया ने किया है किसी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें पहली कंट्री जिनके साथ FTA इंडिया ने साइन किया वो ऑस्ट्रेलिया है। हमने इनके साथ म्यूचुअल ये अपना लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी साइन किया। हमने इनके साथ इस FTA आने के बाद हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं
उनमें मैक्सिमम जीरो ड्यूटी पे चले जाएंगे। और बायलैटरल ट्रेड जो भी $27.5 बिलियन के आसपास है, ये अगले 5 साल में अराउंड $50 बिलियन तक पहुंच सकता है, विच शोज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप। और इससे भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अल्टरनेटिव हो सकता है चाइना का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाइना से बहुत परेशान है। चाइना ने क्या किया था, इनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप किया था। बदले में ऑस्ट्रेलिया ने वावई जो वहाँ की कंपनी है उसको बैन कर दिया था। और कोविड में कहाँ से कोविड की लैब जो है वुहान में, उसके ऊपर इन्होंने बातें करी थी। हांगकांग में उनके खिलाफ बोला था कि आप हांगकांग में लोगों की राइट्स का हनन कर रहे हो। इसलिए चाइना काफ़ी दुखी था ऑस्ट्रेलिया से, और यहाँ दोबारा मौका है इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप और डेवलप करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्या रेलेवेंस है, इंडिया के बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं, अराउंड 9.76 लाख वहाँ पे अभी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। चाइनीज़ ओरिजिन के लोग ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक है, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट अगर इमिग्रेंट है तो वो इंडिया से आते हैं। इसके बाद हमने क्वाड ज्वाइन किया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मीटिंग्स होती हैं, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अलावा जापान, अमेरिका और रशिया के साथ होती है। हमारा ये लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट और लगातार डिफेंस और ट्रेड में हमारी बढ़ती हुई भागीदारी दिखाती है कि वी आर लुकिंग एट ऑस्ट्रेलिया एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाय। इसके अलावा SCRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान ने लॉन्च किया है, जो दिखाता है कि लगातार कई ऐसे एरियाज, SCRI, क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ऐसे कई संगठन है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ लगातार कोलैबोरेट कर रहा है, जो दिखाता है इनके बढ़ते हुए संबंधों को। इसको आप चाइना के अगेंस्ट अपने पॉइंट्स में यूज़ कर सकते हो। लेकिन आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोको आइलैंड कहाँ पर है, इसका क्या और एक और नाम था जो मैंने मेंशन किया था। ठीक है, अगला टॉपिक है GI टैग्स के बारे में। इंडिया में 7 नए GI टैग्स शुरू किए गए हैं। मोस्टली 4 इनमें से राजस्थान में हैं और 2 गोवा में है और 1 यूपी में है। तो इस तरह मैप से आप इसको याद कर सकते। अब अगर हम GI टैग्स को देखें तो पहली चीज़ आती है नाम गोवा का। कहाँ पर है भाई गोवा, ये रहा गोवा से जो इंडिया का मैप तो आपने कवर कर ही लिया होगा। गोवा में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन्हें GI टैग मिला है वो है मनकुराद मैंगो और गोवन बेबिनका। तो बेबिनका और मनकुराद मैंगो एक तरह का मैंगो की प्रजाति है, उसको मिला है GI टैग, एक बेबिनका को मिला है। फिर राजस्थान में उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर, यहाँ से 4 चीज़ें आती हैं। एक तो कॉफगरी मेटल क्राफ्ट और एक काशीदगारी क्राफ्ट और बंदेज क्राफ्ट और उस्ता कला क्राफ्ट, ये 4 चीज़ें राजस्थान से जिन्हें मिला है। और एक हमारा यूपी का है ईटा में, जिसका नाम है जालेसर धातु शिल्प, यानी जालेसर धातु का जो मेटल क्राफ्ट है उसको मिला है GI टैग। तो क्या क्या जरा देख लेते हैं बेसिक सा। GI मकरॉन मैंगोज को लेकर जो बातें हैं, इसकी खास बात यह है कि ये मलकॉर्डा मतलब होता है पुअर कलर्ड, और ये मलकुरड आमो कहाँ का आम है, तो पोर्टुगीज़ की जब हम बात करें ओरिजिन की, पोर्टुगीज़ से जुड़ता हुआ कोई नाम हो, कोई फ्लेवर हो, तो इसका मतलब क्लियर सी बात है कि वो गोवा से है। और अगर आपसे पूछा जाए GI टैग कहाँ दिया गया, तो गोवा में दिया गया। आमो मतलब आम होता है कोंकणी में जो यहाँ बोली जाती है, इससे आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि कहाँ पर एक GI टैग मिला गया, गोवा में। दूसरी चीज़ है बेबिनका। बेबिनका एक तरह का डेजर्ट होता है, जिससे केक टाइप का एक पुडिंग होता है, जो क्वीन ऑफ गोवन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो गोवा बेबिनका इज लाइक अ क्वीन डेजर्ट जो गोवा का है, जिसको GI टैग मिला है। और एक आपका जालेसर धातु शिल्प यानी क्राफ्ट है जो यूपी से है, जिसको मिला है, जो कि ईटा में है। यहाँ पर जो मगध अंपायर थी उसी टाइम से ये उनका कैपिटल हुआ करता था, और ये उस समय से चलती आ रही एक शिल्पकारी है, और इससे डेकोरेटिव मेटल क्राफ्ट पे इस्तेमाल किया जाता है। आगे जो 4 चीज़ें हैं वो हैं राजस्थान के बारे में। अब जरा राजस्थान के नक्शे पे देखें तो कहाँ कहाँ पर ये GI टैग की कहानी आई है। तो पहला बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, आपको ये पता है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर से लगता है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बारमार, ये सारा आपका पाकिस्तान से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है। तो जो पहला आपका उदयपुर की है, इसे कॉफ्तगारी कहते हैं। क्या है भाई, मेटल का काम है जिससे वेपन बेस्ड सजावट की जाती है। फिर बीकानेर काशिदकारी है। काशिदकारी जैसे शादियों का आइटम पे, गिफ्ट आइटम, ये उसके ऊपर जो शीशे का काम होता है, मिरर वर्क, ये इसमें किया जाता है। फिर जोधपुर का बंदेज क्राफ्ट है, इसमें जो प्रिंटिंग होती है, कपड़ों को सुखाना या उन पे डाइंग करना, उसका काम किया जाता है। और उस्तकला क्राफ्ट, जिसे कि गोल्ड का नक्काशी का कार्य कहते हैं, वो किया जाता है। तो बीकानेर से उस्तकला क्राफ्ट, बीकानेर से काशिदकारी क्राफ्ट, उदयपुर से कॉफ्तगारी और जोधपुर से बंदेज क्राफ्ट, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो जिनको GI टैग प्रोवाइड किया गया। 2 GI टैग आपको गोवा से मिले, एक यहाँ पे मनकुरड मैंगो को और दूसरा गोवा बेबिनका को। बेबिनका क्या है, एक स्वीट डिश है। मनकुरड क्या, एक मैंगो है। और फिर आपका एक जो यूपी के इत्ता से मिला, वो क्या है आपका, वो है शिल्पकारी जलेसर धातु शिल्प, जो बहुत ऐतिहासिक है। तो इन 4 चीज़ों को, इन 7 चीज़ों को जो है आपका GI टैग मिला है। किन किन राज्यों से है? राजस्थान, गोवा और यूपी, यहाँ पर
ये प्रोवाइड किए गए। तो लोकेशन न्यूज़ में थी इसलिए हमने कवर कर लिया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, मुझे बताइए CEF काउंसिल की मीटिंग इस बार कहाँ हुई है? मैप में लिखा है मतलब ब्राज़ील में हुई है। तो मुझे बताइए फोर्टेजिला कहाँ पर है, और अगली ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ होनी है, और ये GF काउंसिल इसके बाद कहाँ होना है, इससे पहले कहाँ हुआ था, कौन से रेजोल्यूशन पे उन्होंने काम किया। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मुझे आप बताइए ये कब कैसे क्यों हुआ, इसकी क्या रेलेवेंस है, ये मुझे आपको बताना है। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक राजस्थान से होते हुए हम पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया। मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में गैस फील्ड के ऊपर विवाद बन के आया है। ये गैस फील्ड का नाम है दोरा गैस फील्ड्स। ये दोरा का रीजन है। इसी दोरा के रीजन को ईरान वाले कहते हैं अराश, और सऊदी अरेबिया और कुवैत वाले कहते हैं दोरा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट 3 देशों के बीच में है, सऊदी अरेबिया, कुवैत और तीसरा ईरान। तो हमें पता है ईरान और सऊदी अरब में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और यहाँ पर कुवैत और सऊदी अरब भी इसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं। असल में पूरी कहानी है ये कि किसका ऑयल फील्ड है ये। इसकी डिस्कवरी के बाद से यह विवाद रहा है। तो पहली बात कहाँ लोकेटेड है? जब वर्ल्ड मैप में आप सऊदी अरबिया देखते हो, यहाँ ऊपर ये जगह है, ये रहा कुवैत, ये रहा सऊदी अरबिया, ये रहा ईरान। ठीक है, ये ईरान है, ये कुवैत है, ये सऊदी अरबिया है। ये समुद्री इलाका है जिसे आप गल्फ कहते हो। यहाँ पर ये इलाका है अल दौरा का। ये अल दौरा ये गैस फील्ड है। क्या है ये? गैस फील्ड। और अल दौरा को लेकर क्लेम है ईरान का भी, कुवैत का भी और सऊदी अरेबिया का भी। तो ईरान का कहना है कि भाई ये हमारा इलाका है, और इसको वो कहता है अराश, जबकि सऊदी अरेबिया और कुवैत इसको कहते हैं अल दरा का रीजन, और कहते हैं कि हमारा इलाका है। तो दोरा दरा इसको कई चीज़ें कही जाती हैं। ये कहाँ सिचुएटेड है? पहली बात तो मिडल ईस्ट में। इस इलाकों पे किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है? तो सऊदी अरेबिया और ईरान और कुवैत के बीच में। अब जरा देखते हैं लोकेशन कहाँ है और क्या विवाद है इनका। तो उस विवाद में जाने से पहले एक बार फिर मैं चाहूँगा लोकेशन को देख लें आप। ये इराक है, सऊदी अरेबिया है, ये UAE है, ओमान है, कुवैत है, इधर आपका ईरान है। तो ये क्या गल्फ ऑफ पर्शिया है या फिर बाबल मंदेब है? क्या है ये? मेरा आपसे सवाल है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ कहाँ पर है, बाबल मंदेब कहाँ पर है? हमने डिस्कस किया है डिटेल में, इसलिए पूछ रहा हूँ दोबारा मैं आपसे। यहाँ कहीं पर चाबहार है, यहाँ कहीं पर ग्वादर है। ये एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है, और इसे ईरान क्लेम करता है अराश के नाम से, जिसे ये लोग दोरा का पार्ट कहते हैं। ठीक, ये कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और इसके बीच में। देखिए, ईरान का कहना है कि जो पूरा हमारा इलाका है यहाँ से यहाँ तक। सऊदी अरब का कहना नहीं है भाई हमारा इलाका है। तो सबके अलग अलग क्लेम है। क्यों? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो अनक्लोज वाले लॉज हैं या कितना आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसको लेकर विवाद है। लेकिन ये विवाद और ज़्यादा बड़ा है क्योंकि रिसेंटली ही सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन देखने को मिला था। संबंध नॉर्मलाइज हुए थे क्योंकि चाइना ने इनके बीच में एक मीटिंग कराई थी कि भाई अब दोनों दूसरे के देशों में एम्बेसीज खोलेंगे, चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। उसकी जस्ट बाद ये विवाद आता है अरश दौर गैस फील्ड्स का। पहले क्या विवाद है ज़रा देखते हैं। ये असल में एक ऑफशोर फील्ड है, ठीक है, और ये लगभग 1960 से विवाद चलता आ रहा है। और ये कहानी इस बात की आती है कि सऊदी अरब ने 2022 में एक एग्रीमेंट साइन किया कि भाई हम इसको जॉइंटली डेवलप करेंगे। पहले कुवैत और सऊदी अरब के बीच में विवाद था, अब इन्होंने बोला है कि नहीं हम इसको साथ ही डेवलप करेंगे। रिसेंटली ईरान को ऑयल मिनिस्टर चाहते थे कि वो इस पर काम करें। तो जब नॉर्मलाइज हुए संबंध, दोनों के संबंध नॉर्मल हुए, तो लगा कि शायद इस पर वो साथ काम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ एक विवाद ये जो न्यूज़ में आया ये है अराश दोरा गैस फील्ड का। ये कब से चला रहा था देखते हैं। 1967 में ये डिस्कवर हुआ। उसके बाद से लगातार बातें होती चली जा रही हैं और इसके ऊपर काम सऊदी अरबिया और कुवैत ने स्टार्ट कर दिया गया। और अब इनका मानना है कि पूरा का पूरा इलाका फुल्ली ओन सऊदी अरबिया और कुवैत का ही इनका दावा है। और ऑब्वियसली ये जब दावा करेंगे कि ये पूरा का पूरा इलाका इनका है तो ईरान को बहुत बुरा लगेगा और उन्होंने इसके खिलाफ अपनी विरोध दर्ज कराया है। तो ये विवाद किन देशों के बीच का है? अराश दोरा कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन सी कंट्रीज में इंगेज है, ये आपको समझना चाहिए। आई होप आपको ये अब पता लग गया है। अब आते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट में ईरान सऊदी अरबिया का, थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेते हैं क्या विवाद है, कौन से प्लेयर्स यहाँ पर हैं। पहली बात, इस रीजन में कौन कौन सी कंट्री हैं? इजिप्ट, सऊदी अरबिया, UAE, यमन, ये सब आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मुख्य रूप से डिवाइड है, इसे कहते हैं सऊदी अरब और ईरान का डिवाइड। इसमें जो कंट्रीज ईरान के थोड़े ज़्यादा करीब हैं उनमें ईरान आता है, इराक आता है, और सीरिया जैसी कंट्रीज के 2 हिस्से हैं। जो यहाँ के रूलर है असद, वो ईरान के समर्थक है, जबकि यहाँ की एक बड़ी जो जनसंख्या है वो सऊदी अरबिया के सपोर्टर है। बाकी इजिप्ट, UAE, ओमान, ये सब काफ़ी ज़्यादा करीब है सऊदी अरबिया के। अब यहाँ पर एक युद्ध की स्थिति लगातार बनी रहती है। ईरान एक शिया मेजोरिटी कंट्री है और ये सारी मेजरली सुन्नी मेजोरिटी कंट्रीज है। तो शिया सुन्नी विवाद अरब और पर्शियन विवाद की तरह डेवलप होता है। ईरान कई सारी फोर्सेस इनको सपोर्ट करता है।
ये कई मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है। ये एक लेबनान में जो ग्रुप है हिजबुल्ला कहाँ काम करता है? तो लेबनान में। हिजबुल्ला एक आउटफिट है, एक मिलिटेंट आउटफिट है। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? तो ईरान। हिजबुल्ला कहाँ पर है? लेबनान में। फिर हमास जो है उसको भी सपोर्ट करता है ईरान। यमन में हौती रिबल्स है, इनको भी ईरान सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए हौती रिबल कहाँ पर है? यमन में। हिजबुल्ला कहाँ पर है? लेबनान में। तो ये मेजर शिया ग्रुप्स उनको सपोर्ट करते हैं, जबकि वो असद को सपोर्ट करते हैं सीरिया में, और एंटी असद को सपोर्ट कौन करेगा? सऊदी अरेबिया। तो ये डिवीजन है। तो याद रखिए ईरान से जुड़ी हुई चीज़ें, हिजबुल्ला कहाँ पर है, हमास कहाँ पर है, और हमास है आपका पैलेस्टाइन यानी जो गाजा है वहाँ पर हमास ऑपरेट करता है, हमास को भी ईरान सपोर्ट करता है। हिजबुल्ला आपके लेबनान में, इसको भी ईरान सपोर्ट करता है। ठीक है, इसी प्रकार से यमन में जो विद्रोही हैं उनको सपोर्ट करता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है लेबनान हिजबुल्ला जो सुन्नी ग्रुप है, यमन में जो विरोधी ग्रुप है उनको सपोर्ट करता है ईरान। हाउती रिबल्स कहते हैं इनको। तो यमन में जो है वो हाउती रिबल्स है, ये हाउती हैं, हाउती यहाँ पर है। ठीक है, हिजबुल्ला आपके लेबनान में है, हमास आपके गाजा में है। इन सब को ईरान सपोर्ट करता है। तो ये नाम याद रखिए कौन कहाँ किसको सपोर्ट कर रहा है? हिजबुल्ला, हमास, हाउती। हाउती कहाँ है? यमन में। यमन कहाँ है? यहाँ सिविल वॉर चल रहा है हौती रिबल्स और वहाँ की सरकार के बीच में। सरकार को सऊदी अरेबिया सपोर्ट करती है, रिबल्स को ईरान सपोर्ट करता है। ये लेबनान है, यहाँ पर एक विद्रोही ग्रुप है हिजबुल्ला, उसको भी ईरान सपोर्ट करता है। और जो आपका गाजा है, गाजा इजराइल के पास जो है, वहाँ पर हमास है, उसको भी ईरान सपोर्ट करता है। तो ये समझ लिया आपने ईरान किसको किसको सपोर्ट करता है, और ये शिया सुन्नी का डिवाइड इस तरह बटा हुआ इस मैप के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं। आगे ये हमने पहले समझा है कि कैसे कितना नॉटिकल माइल का डिस्टेंस होता है, कि जैसे ये आपकी ज़मीन है, यहाँ अगर इलाका ख़त्म हुआ तो अगले 12 नॉटिकल माइल तक आपका इलाका होता है टेरिटोरियल सी। यहाँ के आपकी जो सरकारी नियम है, प्रावधान है, जैसे अपने देश में लागू करते हो वैसे आप यहाँ भी लागू करते हो, उसे कहते हैं सॉवरेन टेरिटरी है ये इलाका आपका। इसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, एक्सप्लोटेशन कर सकते हो। तो यहीं पर विवाद चलता है। हर देश चाहता है कि उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और आगे तक फैले। ये जो गैस फील्ड है इसको लेकर यही विवाद है। ईरान चाहता है यहाँ गैस को एक्सप्लोर करना, सऊदी अरेबिया, कुवैत इसके ऊपर अपना एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, इसलिए विवाद यहाँ पर आता है। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो चीज़ होती है उन्हें हम कहते हैं हाई सीज। इसके बारे में डिटेल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपका रिविजन हो गया। अब तो हमने समझा कि अराश कहाँ पर है, दोरा अल दोरा जो है वो कहाँ पर है, गैस फील्ड, हिजबुल्ला, हमास, इनको कौन सपोर्ट करता है, कहाँ पर ही क्या विवाद है, ये इसकी टाइमलाइन है जो आप समझ सकते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है डॉक्सुरी के बारे में। डॉक्सुरी क्या है? हाल ही में जैसे हमने देखा दिल्ली में पानी भरा आया था, उसी प्रकार से हमारा जो एक नेबरिंग स्टेट है चाइना, उसकी राजधानी बीजिंग, वो भी डूबी पड़ी थी। उन्होंने अपना मोस्ट पावरफुल टाइफून अपना देखा 2023 में, वो है डॉक्सुरी। उसका नाम डॉक्सुरी है। डॉक्सुरी कहाँ आया था? तो बीजिंग में आया था, ईरान में। डॉक्सुरी इस तरह से चला था, यहाँ से गुजरते हुए ये चाइना में यहाँ पहुँच गया, इस इलाके में। यहाँ आसपास हांगकॉन्ग है, ये आपका ताइवान है, ताइवान की पूरी हिस्ट्री हमने पढ़ी है। आई होप आपने वीडियोस देखे हो। ये रहा साउथ चाइना सी, इधर आपका ईस्ट चाइना सी है, जापान है इस साइड, कुरिल आइलैंड्स है, वो सब हमने पढ़ा है। अब ये टाइफून हुआ क्यों? देखिए टाइफून और साइक्लोन में क्या अंतर होते हैं, या हुरिकेन में क्या अंतर होते हैं? एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है ये। इन्हें हम कुछ जगह हुरिकेन कहते हैं, जैसे अमेरिका के आसपास, इधर हम इसको साइक्लोन कहते हैं, और इसको जापान ऑस्ट्रेलिया के आसपास, जापान और ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में नहीं, जापान चाइना में इसको हम टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में साइक्लोन और अमेरिका में हुरिकेन। तो एक ही चीज़, इसका नाम अलग अलग है, हुरिकेन्स, टाइफून्स एंड साइक्लोन्स। तो ये जो आया है टाइफून, ये कहाँ पर आया है? डॉक्सुरी आया है चाइना में, बीजिंग के पास, जहाँ पानी भर गया। जो रूट था ये ऐसा था, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर आया, क्योंकि यहाँ पर आसपास एक हाई प्रेशर जोन बन गया माउंटेन होने की वजह से, ये इसकी वजह से काफ़ी बारिश यहाँ पर हुई। तो ये चीज़ हो गई। लोकेशन कहाँ पर है? तो ये इस रीजन में है। बीजिंग कहाँ पर सिचुएटेड है? याद रखिए इस कोस्ट पर ही मेजरली जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो उनकी चाइना की इस कोस्ट पर ही रहती है। बाकी इलाकों में चाइना की मिनिमम पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, और क्या डिफरेंस है समझ लिए। अब जरा जानते हैं व्हाट इज़ अ टाइफून। तो व्हाट इज़ अ टाइफून और व्हाट इज़ अ साइक्लोन, दोनों बराबर चीज़ें हैं। तो साइक्लोन बनता कैसे, उसकी क्या कहानी, बेसिक सी चीज़ें इसको रिवाइज कर लेते हैं। कि जब ओशन वाटर्स गर्म होने की वजह से वहाँ पर पानी ऊपर की ओर उठता है, गर्मी बढ़ी और वार्म एयर जो ऊपर की तरफ उठती है, समुद्र के इलाके से ऊपर की तरफ उठने लगती है, जैसे इसमें दिखाया गया। अब जब ये ऊपर की तरफ उठ रही है तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ पर बादल बनने शुरू होते हैं। यानी पहली बात, जब टेम्परेचर 26 डिग्री से ऊपर जाता है तो ये इलाका गर्म होना शुरू होगा।
गर्म होने के बाद यहाँ का पानी भाप बनेगा और ये भाप बन के ऊपर की ओर उठेगा। ऊपर ये कोल्ड एयर के साथ टकराएगा और बादलों का निर्माण करेगा, ठीक है। और हमें पता है इंडियन ओशन हो गया या फिर ये पूरा इलाका हो गया, यहाँ पर काफ़ी गर्मी रहती है, तो ओशन के ऊपर जब 26 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठेगी और इस तरह से लो प्रेशर इसके बीच में बन जाएगा और ये आसपास हवाएं तेज़ी से घूमने लगेंगी और इसे हम कहते हैं एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का बनना। और जब ये 119 किलोमीटर पर आवर के आसपास पहुंच जाता है तब ये तूफान जो स्टॉर्म है वो साइक्लोन बन जाता है, यानी चक्रवात। और तब ये इस तरह से घूमकर या हुरिकेन या टाइफून जो भी कहिए फिर चलना शुरू करता है। तो कब बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक आइडिया, क्योंकि अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लोकेशन का, क्योंकि ये आप ज्योग्राफी में करोगे ही करोगे कि डॉक्सुरी क्या है और कहाँ बनता है, ये क्या रेलेवेंस है, क्योंकि हाई प्रेशर जोन यहाँ बना और ये इधर से काफ़ी ज़्यादा वेपर्स लेके आ गए यहाँ और इसलिए बहुत तगड़ा यहाँ पर आपको टाइफून या साइक्लोन देखने को मिला। पहला टॉपिक जो है वो है हमारे प्यारे पड़ोसी चाइना के बारे में। चाइना के साथ इंडिया क्या क्या विवाद है ज़रा बताइए। चाइना के साथ इंडिया की जो बाउंड्री लगती है, बॉर्डर, वो कौन से बॉर्डर से, हम क्या कहते हैं, हम मैकमोहन लाइन है, ठीक है। और कौन सी लाइन है, 3 सेक्टर हैं, ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर। वो तीनों सेक्टर सबको क्लियर है या नहीं? जो बॉर्डर्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं? मैकमोहन लाइन कहाँ पर है, रेडक्लिफ लाइन कहाँ पर है, ड्यूरन लाइन कहाँ पर है? आई होप ये आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया भी है पहले। सेक्टर में 3 सेक्टर हैं, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर आपका कौन सा इलाका है बताइए, कश्मीर के पास, लद्दाख के पास वाला इलाका। ईस्टर्न सेक्टर आपका कौन सा सेक्टर है, अरुणाचल वाला इलाका। सेंट्रल आपका कौन सा है बताइए मुझे। 3 सेक्टर्स में कहाँ कहाँ डिस्प्यूट है? जब आप इंडिया चाइना रिलेशंस को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं इंडिया चाइना की बात करूं तो कहाँ पे वो लोकेशंस हैं, कौन सी डिस्प्यूट हैं, कौन सी जगह न्यूज़ में है, ये सब आपको हमेशा पता होनी चाहिए। तो पहले देखते हैं आज जो चाइना विवाद में आया वो क्यों आया। तो हमें पता है बीजिंग में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है, बहुत ज़्यादा फ्लड आया है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक साइक्लोन वहाँ पर आया था, या टाइफून जिसे कहते हैं, वो वहाँ पर आया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसका नाम क्या था? हमने पिछले हफ्ते रिवाइज किया था उसको, उस टाइफून या साइक्लोन का नाम क्या था? अब देखिए, ये तो बात थी कि बार तूफान आया, साइक्लोन आया, मुझे पता है आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो रिवाइज करो, मुझे कमेंट में बताओ क्या नाम था उस साइक्लोन का। ऐसे हम चीज़ें भूल जाते हैं जिसे हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो चीज़ें अगर आपसे पूछा जाए, व्हाट आर स्पॉन्ज सिटीज एंड वेयर दे आर लोकेटेड, व्हाट आर स्पॉन्ज सिटीज डीलिंग विद, आर दे डीलिंग विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑफ वाटर और एनिमल्स, व्हाट इज इट? तो उसका उत्तर होगा, चाइना में स्पॉन्ज सिटी प्रोजेक्ट आया था। क्या आया था? ये इनिशिएटिव था जिससे ये जो उनके शहर हैं वहाँ पर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रेनेज और इससे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। होता यह है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा कंक्रीट अपने शहरों में बिछा दिया, यानी जो सॉइल है उसका एक्सपोजर बहुत कम है, तो इस वजह से वहाँ पर जो है नेचुरल पानी का जो परमिएशन होता है, ज़मीन के अंदर जो पानी जाता है टॉप सॉइल से अंदर वाटर जो अंदर रिजर्वेशन में, वो जाना बंद हो गया। तो इसी को रोकने के लिए एक स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव लिया गया था। स्पॉन्ज क्या करता है? पानी को सोखता है ना। उसी तरह से ये एक स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव था जिसमें कि वो पानी और ड्रेनेज और स्टोरेज को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए वो एक ऐसा एसफाल्ट बनाएंगे जो परमिएबल हो, मतलब ऐसी सड़कें जिसके अंदर पानी ज़मीन में रिस के जा सके। नए कनाल, पॉन्ड बनाए जाएंगे, वेटलैंड्स बनाए जाएंगे ताकि वाटर लॉगिंग ना हो और जो अर्बन प्रॉब्लम्स हो उनको सॉल्व किया जाए। तो ये कहाँ का इनिशिएटिव है? चाइना का। सबसे पहले ये ज़ेंगजो में शुरू हुआ था, जो कि हेनान प्रोविंस में, हेनान उनके राज्य का नाम है, हेनान प्रोविंस, वहाँ पे इस इलाके में सबसे पहले इनिशिएटिव ये शुरू किया गया था। और अभी कई सारे 30 से लेकर 40 ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जो वहाँ पर बातें की गई थी कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी वो डेवलप करेंगे जिससे पानी को बचाया जा सके, वो नहीं हो सका। तो स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव चाइना का उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। किससे डील करता है ये? वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है ये, और ये काम करता है कैसे? नेचर बेस्ड सॉल्यूशन बनाया जाए जिससे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रेनेज और ज़मीन में परमिएबिलिटी बढ़ाई जाए। तो मेरा सवाल आपसे, उस टाइफून का नाम क्या था? 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से बॉर्डर्स हैं जो हमारे चाइना के साथ लगते हैं? अगर आपको नहीं उत्तर पता तो हम अगले वीडियो में ज़रूर ये तीनों 30 सेकंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब स्पॉन्ज सिटी आपको समझ आ गया कहाँ कहाँ पर है। देख रहे हैं ये सारे राज्य हैं जहाँ पर ये ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से वो पानी को इकट्ठा करें। अब देखिए, खास बात यह है कि चाइना की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है सारी की सारी यहाँ बसती है, और 90% पॉपुलेशन केवल इस एरिया में बसती है। ऊपर ये जो बड़ा इलाका है यहाँ केवल 10% पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी ऐसी है। इसीलिए भारत में एग्रीकल्चर एरेबल लैंड चाइना के मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है।
तो ये बातें हैं चाइना के स्पॉन सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। क्या था, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है इकोवास के बारे में। असल में अफ्रीका अक्सर न्यूज़ में रहता है। अफ्रीका के कई कई रीजन्स है, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, ये आपको पता होंगे, नहीं पता तो भी पता चल जाएंगे। जो चीज़ न्यूज़ में थी वो थी असल में नाइगर। नाइगर में एक देश है नाइगर। कहाँ पर नाइगर अवस्थित है ज़रा देखिए। तो यहाँ इस मैप में आपको नाइगर कहीं दिख रहा है? हम नाइजीरिया की बात नहीं कर रहे। नाइजीरिया नाइगर नाइजीरिया से ठीक ऊपर यहाँ सिचुएटेड है। ये है नाइगर। इस देश में कू हुआ, कू यानी तख्ता पलट सेना के द्वारा। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी का पार्ट है जिसका नाम है इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, यानी जो पश्चिमी अफ्रीकन देशों हैं उनका समूह है। इसमें कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में कितने मेंबर हैं, तो 15 मेंबर है। इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई 15 देशों ने मिलकर, ताकि ये एक ग्रुप के थ्रू अपने अंदर एक सिंगल करेंसी को ला सकें, इकोनॉमिक इंटीग्रिटी बढ़े, ट्रेड बढ़े, जैसे यूरोपियन यूनियन या आसियान करने की कोशिश करते हैं। 15 मेंबर्स हैं इसके, और ये स्थापित हुआ था किस ट्रीटी से? तो उस ट्रीटी का नाम था लागोस ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी? लागोस ट्रीटी। यहाँ लिखा भी हुआ 1975 में बनाया गया था ग्रुप। लेकिन ये ग्रुप उतना न्यूज़ में रहता भी नहीं है, और अक्सर इसने कुछ हासिल भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है। कौन कौन से देश हैं? सारे देश आपको पता ना भी हो, पर इतना याद रखिए कि नाइजीरिया अक्सर न्यूज़ में रहता है, इंडिया को ऑयल भी बेचता है। नाइजीरिया से ठीक ऊपर नाइगर है, जो एक लैंड लॉक कंट्री है। फिर माली अगेन इज ए लैंड लॉक कंट्री। बर्किनो फासो अगेन इन लैंड लॉक कंट्री। ये सब दिख रही है आपको, जिनमें समुद्र की तरफ कोई भी रास्ता नहीं जाता है। तो अभी जो टॉपिक न्यूज़ में वो इकोवॉस है। इकोवॉस क्या है, क्या करना चाहता है? ट्रेडिंग ब्लॉक बनाना चाह रहा है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, करेंसी की यूनिफिकेशन के लिए। लेकिन विवाद ये, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ग्रोथ बहुत कम है, यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिविल वॉर, टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये एरिया कभी डेवलप नहीं हो पाया। तो इकोवॉस कहाँ स्थित है? वेस्टर्न अफ्रीका में। और कौन कौन से इसके मेंबर है? 15 मेंबर्स। अभी जो देश न्यूज़ में है वो नाइगर, जहाँ पर एक कू आया है। नाइगर के साथ इंडिया का क्या संबंध है? इंडिया आमतौर पर इन्हें ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दवाइयाँ की बात होगी मुफ्त में देना, या इनको एजुकेशन सपोर्ट देना, ई टेक्नोलॉजी में सहायता करना। तो यहाँ पर लगातार चाइना इन देशों के ऊपर डेट ट्रैप बढ़ाने की संभावना बना सकता है। तो अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं, पॉइंट सोचे, तो वहां आप देख सकते हैं इकोवॉस के साथ इंडिया इनिशिएटिव्स को और बढ़ा सकता है। खास बात, इंडिया ऑलरेडी इकोवॉस का एक ऑब्जर्वर है। इंडिया इज अ ऑब्जर्वर एट इकोसॉक 2004 से। लेकिन इनको इंडिया ने उसके साथ ज़रा चीज़ें डेवलप नहीं की, रिलेशंस। अब कोशिश लगातार हो रही है कि और ज़्यादा इनके साथ डेवलपमेंट बढ़ाई जाए, क्योंकि इकोवॉस सपोर्ट्स इंडियाज परमानेंट सीट एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी में इंडिया का सपोर्टर है इकोवॉस, और इकोवॉस के साथ इंडिया लगातार ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट और चाइना को काउंटर करने की स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहा है। इंडिया ने 250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था पहले एक्सिम बैंक के थ्रू। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की बातें भी भारत लगातार करता रहता है। तो कहाँ इकोवॉस है, भारत के लिए क्या रेलेवेंस है, ये आप समझ गए। अब जब इस रीजन को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एक जगह होती है साहेल, ठीक है, इसे हम कहते हैं साहेल। ये जो इलाका है ये साहेल इलाका, ये जो आपको येलो सी लाइन दिख रही है साहेल है। आखिर क्या होता है साहेल, और ये जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये कैसे अलग हैं, क्या पूरी कहानी है, तो ज़रा इस मैप को समझिए। अफ्रीका में जनरल जो डिवीजन है वो इस तरह से होता है। ऊपर का इलाका नॉर्थ अफ्रीका है, ये वेस्ट अफ्रीका है, ये सेंट्रल अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। अब यहाँ देखिए, इस कॉन्टिनेंट की खास बात यह कि ऊपर नॉर्थ अफ्रीका में क्या है? डेजर्ट है। मोस्टली इसके इलाके में यहाँ डेजर्ट बसता है, डेजर्ट विच इज द ग्रेट डेजर्ट ऑफ सहारा, ठीक है। नीचे अगर आप देखो तो यहाँ आपको कौन सी एनवायरमेंटली आपको कौन सी जगह दिखाई देती है? ये इलाका आपको दिखता है किस तरह का? सूडान के आसपास जो नीचे आता है। फिर वहां पर आपको चेंज इन एग्रीकल्चर, चेंज इन आपको वहां जो सेटअप है वो देखने को मिलता है, ठीक। ऊपर के सहारा डेजर्ट और नीचे के आपके इको सेंसिटिव रीजन के बीच का इलाका, यानी जो सवाना का इलाका है, नीचे जो आपका सवाना है, ऊपर आपका डेजर्ट है। सवाना के जो आपके ग्रासलैंड्स हैं, सवाना के ग्रासलैंड्स आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, सवाना के ग्रासलैंड और सहारा डेजर्ट के बीच का इलाका जो ट्रांजिशन जोन है उसे हम कहते हैं साहेल। ये साहेल कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर द ग्रेट ग्रीन वॉल बन रही है, यानी पेड़ों का एक बड़ा वो एक वॉल सी बनाएंगे, ताकि यहाँ के सहारा का डेजर्ट का जो मूवमेंट है, जो कण उड़ के यहाँ पे आते हैं, यहाँ ये सारा का डेजर्ट लगातार फैलता जा रहा है। इसे रोकने के लिए यहाँ पर ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जा रही है सहल रीजन में। तो सहल की कंट्रीज वो हैं जो ट्रांजिशन जोन में आती हैं। ऊपर सहारा डेजर्ट, इधर सहल और नीचे सवाना के ग्रासलैंड्स। ये इसका आप कह सकते हैं एक तरह का इकोलॉजिकल डिवीजन है। लेकिन अगर आप देखो पॉलिटिकल डिवीजन, तो ऊपर जो कंट्रीज है नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ पर एक और टर्म है मीना।
मीना मतलब होता है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, यानी नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज प्लस ये मिडिल ईस्ट का रीजन, ये सारा कहलाता है मीना। इनको मीना इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज हैं, इसलिए इन्हें मीना कहते हैं, ठीक है। और मीना के रीजन में ही आपका डेजर्ट भी है, उसके बाद साहिल का रीजन आता है, उसके नीचे आपके सवाना यानी सूडानीज जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ क्लैरिटी के लिए। ऊपर आपका सहारा डेजर्ट है, उसके नीचे साहिल है, साहिल के नीचे आपका फिर सवाना के ग्रासलैंड है। ये इसका जोग्राफिकल डिवीजन हो गया। लेकिन आप रिलीजियस डिवीजन देखो तो ऊपर के इलाके जो है इस्लामिक है, तो उन्हें हम मिडिल ईस्ट के साथ जोड़ते हैं, अरब की कुछ चीज़ें ये फॉलो करते हैं, इसलिए इन्हें मीना कंट्रीज कहते हैं, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। तो ये आपने समझा कि भाई ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो है ये वेस्ट अफ्रीका, इसके इस रीजन में हमारा कौन सी कंट्री थी, इकोवॉस, जिसकी हम बात अभी कर रहे थे। ये आपका इलाका है इकोवॉस, ये कंट्रीज हैं इसकी मेंबर। तो इसकी मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये आपको यहाँ से पता लगता है, क्या लोकेशन दिख गया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, साहेल का रीजन। ये साहेल का रीजन है, यहाँ लगातार जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता है, चाहे हम नाइगर की बात करें या बर्किनो फासो की बात करें, यहाँ लगातार माली की बात करें, लगातार युद्ध की स्थिति बनी रहती है, सिविल वॉर होती रहती है, इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं कि कैसे किस लेवल तक यहाँ पे हालत खराब है। यहाँ है कि कम से कम पिछले कुछ सालों में 2000% ग्रोथ देखी गई है टेररिज्म की इस इलाकों में, जहाँ बहुत ज़्यादा डेथ स्पेसिफिकली साहेल में देखी जाती है। अफ्रीका में मैक्सिमम डेथ्स यहाँ होती है, तो इंस्टेबिलिटी यहाँ है। तो इसलिए इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, इंडिया यहाँ पर काउंटर टेररिज्म को बढ़ावा दे सकता है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में काम कर सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे बहुत से मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर इंडिया कोलैबोरेट कर सकता है। यहाँ जो कुछ नाम आप देखोगे जैसे सोमालिया, नाइगर, नाइजीरिया, बर्किनो फासो, माली, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, सोमालिया, ये वो कंट्री जो सर्वाधिक रूप से टेररिज्म यहाँ पर जिनसे जो लोगों की मौतें होती हैं। तो यहाँ बहुत आवश्यक यहाँ स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट जैसे ये इलाका है सोमालिया का, यहाँ आसपास ये कौन सा चोक पॉइंट है, बाबल मंदेव, ठीक है। यहाँ ऊपर यहाँ पर क्या है, स्वेज कनाल। स्वेज कनाल किसको जोड़ता है, मेडिटेरेनियन सी को, ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ रेड सी कौन सा है ये बताइए। यहाँ आपको पर्शियन गल्फ इधर मिल रहा है। हमने ओमान के बारे में पढ़ा था, कुवैत के बारे में पढ़ा था, एक गैस फील्ड के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, क्या जगह थी ज़रा याद करिए अगर आपने पढ़ा है तो इस तरह चीज़ें रिवाइज करनी होती है। वर्ल्ड में आप देखती है, आपको याद आना चाहिए कि दर या दरी की कोई जगह थी, ईरान के पास कोई विवाद था, बसरा कुछ ऐसा विवाद वहाँ था। यहाँ पर आपको कौन सा इलाका है, कौन सी बॉडी है ऊपर जो आपको दिख रही है, कैस्पियन सी है क्या ये। तो इस तरह की चीज़ें जो मैप देखो तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। पर आपके मेंस के लिए होगा कि भाई अफ्रीका के रीजन में टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंडिया काउंटर टेररिज्म पे काम कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है रीजन को। कहाँ ईस्ट अफ्रीका, कहाँ वेस्ट अफ्रीका, सहेल रीजन में कौन सी कंट्रीज हैं, ये ज़रूर देख लीजिए, अक्सर पूछा जाता है ये सवाल। तो इसलिए जो भी सहेल रीजन की कंट्रीज है वो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इजिप्ट इसका पार्ट है नहीं, तो कम से कम एलिमिनेशन तो आप कर ही पाओ, लेकिन इसको ज़रूर देखिए, आपकी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं फोकस यहाँ कर रहा हूँ। अब इसी में इंडिया एक और रीजनल ग्रुप है जिसके साथ संबंध बढ़ा रहा है यहाँ पर, वो है अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 54 कंट्रीज हैं। उसके मेंबर स्टेट्स यहाँ पे लिखे हुए कितने सारे हैं आपके, बहुत ज़्यादा इसका बड़ा रोल है एज अ ट्रेड ब्लॉक, जहाँ इंडिया उनके साथ भी समिट करता है, उनके साथ रिलेशंस ग्रो कर रहा है। अफ्रीका में इंडिया का प्राइमरी कॉम्पिटिशन है किसके साथ, तो चाइना के साथ। तो विवाद वहाँ लगातार बढ़ा हुआ है। ये आपका नाइजर कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन सी लोकेशन है, ये आपको पता लग गई। यहाँ में इसकी कैपिटल का नाम है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेलम डिक्लेरेशन की। तो कहाँ है भाई, क्या विवाद है, तो असल में एक बॉडी है एक्टो। एक्ट मतलब काम करो, एक्टो, एक्टो, एक्टो किस चीज़ पे एक्ट करो, तो पेड़ के कटने को रोको, अमेजॉन ग्रीन फॉरेस्ट जो छोटा होता जा रहा है उसको रोको, उसके डिफॉरेस्टेशन को कम करो, एफॉरेस्टेशन बढ़ाओ। तो अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी एक्ट बनी थी 1978 में, एक्ट 1978 में, उसी से एक्टो बना। एक्टो ने हाल ही में एक डिक्लेरेशन की कि वो किसी तरह भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन खत्म करेंगे और क्राइम जिसकी वजह से यहाँ पर जंगल कट रहे हैं उनको रोकेंगे। तो एक्टो में वो कंट्रीज हैं जो यहाँ पर इसकी पार्ट है। एक्टो में कौन कौन सी कंट्री हैं, बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुला, इन सब ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया। कहाँ पर, बेलम में। बेलम वो जगह जहाँ से आपकी अमेजॉन रिवर जहाँ से शुरू होती है, बेसिकली वो इलाका है बेलम का। तो वहाँ पर ये डिक्लेरेशन में बेलम किसकी बात करता है, डिफॉरेस्टेशन कम करने की। किन के बीच में हुआ, अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में।
इनके बीच में कितनी कंट्रियां हैं, कितनी कंट्रियां बताइए मुझे। 8 कंट्रीज हैं इनके बीच। इनका क्या एम है? इनका एम है कि अमेजोन के आसपास के रीजन को ठीक से डेवलप करना, डिफोरेस्टेशन घटाना। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? ब्राजीलिया, ब्राजील में। अब ये हमने देख लिया, अब यहाँ इंडिया का क्या क्या एरिया है, कौन सा इलाका किस इलाके में पड़ता है, बताइए मुझे। यहाँ पे कौन सी लैंडलॉक कंट्री बताइए। क्या बोलिविया एक लैंडलॉक कंट्री है? क्या पेरू एक लैंडलॉक कंट्री है? एटाकामा का डेजर्ट कहाँ पर है? पैटागोनिया कहाँ पर है? ये चीज़ें ज्योग्राफी वाली आपको याद है कि नहीं, अक्सर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जब आपका एक तरह का एल नीनो आता है तो यहाँ पे क्या प्रभाव होता है, क्या ज्योग्राफी की चीज़ें यहाँ कनेक्ट हो रही है, इस तरह जो चीज़ें न्यूज़ में है उससे आप अपना ज्योग्राफी भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये टॉपिक हमने अफ्रीका, साउथ अमेरिका का रीजन पहले डिस्कस किया था। यहाँ पर 2 रीजनल ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं, हमने उसकी भी बात की थी। कौन कौन से हैं? एक तो मर्कोसर है और एक कौन सा और है बताइए मुझे। मर्कोसर के अलावा कौन सा ट्रेडिंग रीजन है साउथ अमेरिका में? ये चीज़ जो भी यहाँ डिस्कस नहीं हो रही है इसको मैं नेक्स्ट वीक रिवाइज कराऊंगा आपको। ठीक है, ये चीज़ हमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कंट्रीज हैं कौन कौन सी हैं, ये आपको मैप दिख रहा है बड़ा सा। तो ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सुरिनाम। अब यहाँ पर फंस किस में जाओगे आप? अगर आपको पूछा जाए क्या अर्जेंटीना इसका मेंबर है या नहीं, तो क्या अर्जेंटीना इसका मेंबर है? तो नहीं। ब्राज़ील के साथ अमेजोन में लगातार जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे वहाँ के, वहाँ पे बहुत विवाद हुआ था इसको लेकर। अब जो नए आए हैं इन्होंने कहा कि भाई वी विल ट्राई टू सेव गार्ड दिस एरिया। तो ये सारी कहानी यहाँ से थी। एक्टो मेंबर स्टेट और एक्टो में कौन से मेंबर्स हैं, कौन कौन से देश हैं, ये क्लैरिटी आई होप आपको मिल गई होगी। अब मेरा सवाल आपसे कि साउथ अमेरिका के साथ इंडिया के संबंध कैसे हैं, कौन सी कंट्रीज इनके साथ इंडिया ज़्यादा फोकस कर रहा है? जैसे ब्राज़ील के साथ इंडिया काम किसके ऊपर कर रहा है? ब्राज़ील के साथ इंडिया इब्सा पर है। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में है। इंडिया ब्राज़ील बायलैटरल कोऑपरेशन भी लगातार बढ़ रही है। उसी प्रकार से इंडिया और किन किन रीजन के जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पर एक आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड्स। मेरा सवाल है फॉकलैंड आइलैंड्स के बीच किसका किसका विवाद था, कौन से देश लड़े थे? अभी तक मैंने आपसे 4 सवाल पूछे हैं ब्रॉडली। चाइना की बॉर्डर्स का नाम क्या क्या है इंडिया के साथ? फॉकलैंड आइलैंड क्या है? ठीक है, साउथ अमेरिका में 2 ट्रेडिंग ब्लॉक मर्कोजर और दूसरा कौन सा है? इसके अलावा 2 और है वहाँ पर, उनका नाम क्या है? आई होप ये चीज़ें आपको पता है। नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो हम जरूर रिवाइज करेंगे इसको। ठीक है, अगला टॉपिक है ओमकारेश्वर के बारे में। ओमकारेश्वर में एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़े फ्लोटिंग प्रोजेक्ट की बात की जा रही है जो वहाँ पर स्थापित किया गया। अब कहाँ पर है ओमकारेश्वर? तो एक डैम है ओमकारेश्वर, किसके ऊपर है स्थिति है? तो ये नर्मदा नदी के ऊपर है और इसको फाइनेंस कर रहा है IFC पावर ग्रिड। और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह का सोलर पावर प्रोजेक्ट बनने की बात यहाँ पे की जा रही है। अभी जो है वर्तमान में वो चाइना में है, तो उसको हटाकर ये सबसे बड़ा एक सोलर पावर प्रोजेक्ट बनेगा। तो नर्मदा नदी के ऊपर ये स्थित है ओमकारेश्वर डैम, और यहाँ पर ये बनाया जाएगा। मेरा सवाल ये कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? क्या अमरकंटक से निकलती है? कहाँ से निकलती है नर्मदा का ऑरिजिन पॉइंट क्या है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकल के कहाँ तक जाती है? गल्फ ऑफ कैम्बे तक जाती है। नर्मदा और तापी तो ऐसी रिवर है जो कैसी, ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है? सारी रिवर किधर जाती हैं? सारी रिवर जाती हैं इस साइड, किधर? ईस्ट की तरफ। नर्मदा और तापी 2 मेजर रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। क्यों? क्योंकि ये एक रिफ्ट वैली से बहती हैं। आई थिंक ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। क्योंकि जो इंडिया का स्लोप है वो इस साइड है, तो इसलिए सारी नदियां जो है वो इंडिया की कैसी होती हैं? ईस्ट फ्लोइंग होती है, यानी इधर की तरफ आएगी, बे ऑफ बंगाल के साइड, इस साइड गिरेंगी। लेकिन ये 2 बड़ी नदियां नर्मदा और तापी ऐसी नदी हैं जो रिफ्ट वैली से बहती हैं, इसलिए ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। इनके अलावा जुआरी की हम बात करें, वो भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। छोटी रिवर्स तो बहुत सारी, पर मेजर 2 रिवर्स जो होती हैं वो नर्मदा और तापी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। आपने याद कर लिया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। सरदार सरोवर डैम की बात कर लें, ओमकारेश्वर डैम की बात कर लें, बरगी की बात कर लें। इस तरह के कई सारे डैम्स इसके ऊपर बिल्ड किए गए हैं। सरदार सरोवर डैम एक बहुत बड़ा विवादास्पद डैम था जहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ था, NBA। तो ये रिवर का फ्लो, कहाँ से रिवर बहती है, इसकी कौन कौन सी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं? अगर मैं आपसे पूछूं नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, क्या आपको याद है? इसमें अगर आप स्पेसिफिकली सारा याद नहीं भी कर सकते, जो की वर्ड्स हैं, जो की रिवर्स हैं, क्या वो आपको याद है नहीं? जैसे बरना हो गई, बरना, हीरेन हो गई, तेंदोनी हो गई, हथनी रिवर हो गई। तो इस तरह की जो मेन रिवर्स हैं वो आपको याद है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे करजान और कुंडी हो गई। तो हालांकि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, अक्सर हम सारी याद नहीं करते,
लेकिन अगर आप मैप के थ्रू भी देखो, ओरसांग के बारे में बोला, जैसे राइट इंपॉर्टेंट एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की है वो ओरसांग है, तो वो अगर आप मैप से देखोगे तो बेहतर तरीके से याद कर पाओगे। तो ये बातें हो गई नर्मदा रिवर के ऊपर। इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी रिवर है ये। और वेस्ट फ्लोइंग बोला जाए तो वेस्ट फ्लोइंग तो सबसे बड़ी रिवर इंडिया की यही है। और रेवा किसका नाम है? रेवा ही शायद, रेवा नाम इसका ही है, नर्मदा को रेवा भी कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट एक इंडिया की हिस्टोरिकल रिवर भी है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से कहाँ तक जाती है? आपकी गल्फ ऑफ केम्बे तक इस तरफ बहते हुए यहाँ से यहाँ जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी रीजन से गुजरती है जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, इसलिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रिवर ये कही जाती है। तो हमने नर्मदा के बारे में जाना। अब टॉपिक क्यों पढ़ रहे थे हम? ओमकारेश्वर के बारे में। ओमकारेश्वर में क्या होने वाला है? एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की बात की जा रही है। ये बात हो गई, ठीक है। अब एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है इटली में, जो कि 18th सेंचुरी तमिल मैन्युस्क्रिप्ट है। इसका नाम क्या है? ज्ञानमयूरुचि। ज्ञानमयूरुचि, अगर ऐसे इसको पढ़ा जाए तो तमिल मुझे नहीं आती है तमिल, तो लेकिन इसे ज्ञानमयूरुचि कहा जाता है। कहाँ मिली है ये? तो नॉर्दर्न इटली में। अब नॉर्दर्न इटली लोकेशन हमें थोड़ा पढ़नी पड़ेगी, कहाँ पर है भाई? नॉर्दर्न इटली ये इलाका है। इस इलाके में कुछ इंपॉर्टेंट शहर, जैसे अगर आपकी हाल की एक फिल्म आई थी, आपने कभी देखी हो तो कॉर्सिका पे बड़ा जिक्र था उसका, तो कॉर्सिका यहाँ पर सिचुएटेड है। फिर यहाँ वेटिकन सिटी है इटली के पास। इस इलाके में कौन कौन से सी हैं? एड्रियाटिक सी यहाँ पर है, बहुत रेलेवेंट है। ये आपका आयोनियन सी हो गया। मेडिटेरेनियन सी का जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है यहाँ से निकलते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ दर्दनेलिस कहाँ पर है? क्या विवाद थे यहाँ? तो ये आपका इलाका है नॉर्दर्न इटली का। अभी उतने आगे नहीं जाएंगे। नॉर्दर्न इटली को जोग्राफिकली देख लो कहाँ पर सिचुएटेड है। इटली के आसपास कौन से इलाके हैं वो आपने इस मैप में देख लिए होंगे। विवाद कहाँ पर है अभी? यूक्रेन में। यूक्रेन के मैप हमने ढंग से कई बार रिवाइज किया, तो आई होप ये क्लैरिटी आपको होगी इसको लेकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक इलाका है, वहां पर एक पोर्ट है, पोर्ट मोरेस्बी। मोरेस्बी पोर्ट है पापुआ न्यू गिनी में, PNG जिसे हम कहते हैं। पापुआ न्यू गिनी कहाँ पर है? ये असल में ऑस्ट्रेलिया के पास एक देश है, आइलैंड ग्रुप है। इंडोनेशिया के का आधा हिस्सा हम गए तो वहाँ पर है। इंडिया के जो 2 इम्पॉर्टेंट शिप्स थे, सह्याद्री और कलकत्ता, ये पोर्ट मोरेस्बी में गए जो पापुआ न्यू गिनी में है। अब ये दिखाता है कि इंडिया लगातार जो अपनी आउटरीच बढ़ा रहा है, अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहा है अक्रॉस इंडो पैसिफिक, उसका बेस्ट एग्जांपल है कि इंडिया ने मोरेस्बी तक पहुंचाई बात अपनी। चाहे हम इंडोनेशिया की बात करें, पापुआ न्यू गिनी की बात करें, इंडिया लगातार, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने देखा वहाँ भी इंडिया के संबंध बढ़ रहे हैं। तो जो पोर्ट्स पे इंडिया की नेवी के शिप्स जाते हैं वो दिखाता है इंडिया की रीच भी बढ़ रही है, और इसी से हमें पता लगता है कि कैसे इंडिया अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली एनहांस कर रहा है। अब सवाल ये कि पापुआ न्यू गिनी प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे, तो पापुआ न्यू गिनी कहाँ सिचुएटेड है? कौन से पोर्ट पे आप देख रहे हैं? सोलोमन आइलैंड के पास, नाउरू के पास ये इलाका है। तो क्यों इंडिया के लिए रेलेवेंट है? इंडिया के लिए इसकी संभावना इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि इंडिया ने एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, फीपिक। फीपिक मुझे फुल फॉर्म बताएगा कोई? फीपिक की पूरी कहानी क्या है भाई? फोरम फॉर इंडिया और पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, ये फीपिक की फुल फॉर्म है। फीपिक में कौन से एरियाज आ रहे हैं? फीपिक में मैक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पोलिनेशिया के जो आइलैंड इलाके हैं, इनमें से जो मेजॉरिटी कंट्रीज है, इंडिया इनके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें 14 कंट्रीज हैं, 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। और अभी इसका 3rd समिट हुआ था, ठीक है। और ये रेलेवेंट क्यों है इतना? क्योंकि यहाँ पर दिखता है कि इंडिया कैसे पैसिफिक और इंडो पैसिफिक की अपनी जो ब्रॉड स्ट्रैटेजी है उसको और एक्सटेंड करना चाह रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए टॉपिक न्यूज़ में क्या है, वो है पोर्ट मोरेस्बी, जहाँ पर इंडिया के 2 शिप्स गए। कहाँ सिचुएटेड है ये? तो पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी के साथ इंडिया लगातार डेवलपमेंट करना चाह रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इस इलाके में जो कंट्रीज हैं इनके पास बहुत सारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जहाँ पर एक्सप्लोरेशन की बहुत संभावना है। और एक्सप्लोरेशन करना इंडिया के लिए, चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करो या जो चाइना की का जो मोनोपोली है API में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, या फिर जो आपको कोर मिनरल्स मिलते हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए, या फिर कई ऐसी समुद्री संसाधन जो मिलते हैं जिन पे अभी तक केवल चाइना का दबदबा है या मान लो अमेरिका का दबदबा है, इन देशों के साथ इंडिया पार्टनरशिप करके उनमें उनका दबदबा कम करने में बड़ा रोल निभा सकता है। इसलिए ये इलाके इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट है, और इसलिए फीपिक के थ्रू भी और डायरेक्टली 1-on-1 भी लगातार इंडिया पापुआ न्यू गिनी के साथ संबंध बढ़ा रहा है। क्योंकि एक तो ये अगेन उस इलाके में जहाँ चाइना अपने आप को पुश करना चाहता है, साउथ चाइना सी की बात कर लो, या आप और एक्सटेंसिव इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी क्या है, एक एग्रीमेंट है जिसके तहत दोनों एक दूसरे के पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट। तो इसीलिए आपको दिख रहा है इस रीजन में लगातार इंडिया अपने आप को पुश कर रहा है। आसपास आप देखो गोम का आइलैंड यूएस का है, फिर आप नारू आइलैंड देख लो, इस तरह लगातार इंडिया डेवलप करना चाह रहा है इस रीजन के संबंध, इसलिए आपके 2 शिप्स पापुआ न्यू गिनी गए थे। ठीक है, मॉरिशस भी कहाँ पर है? पापुआ न्यू गिनी में। अब 2 जो टॉपिक्स और हम देख रहे हैं, एक जनजातीय गौरव कॉरिडोर इनिशिएटिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्राइबल मिनिस्ट्री को क्या करना चाहिए ताकि जो जनजातीय लोग हैं, जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, इनके साथ और ज़्यादा इनके पास जो इनका प्रोडक्ट्स है वो मार्केट अच्छा मिल सके या इनके पास अच्छे एजुकेशन और फैसिलिटीज़ बढ़ पाए, तो पहली चीज़ होती है कनेक्टिविटी। यहाँ पर अक्सर रेलवे लाइन ज़रा डेवलप नहीं है, जो भी आपके ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो वहाँ डेवलपमेंट को फोकस करते हुए रेलवेज के अंतर्गत एक जनजातीय गौरव कॉरिडोर शुरू किया गया, जिसके तहत जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर और ज़्यादा आपकी जो रेलवे लाइन है या तो डबल की जाएंगी या उनमें नए रेलवेज बनाए जाएंगे। स्पेसिफिकली जो इलाका फोकस में अभी है वो उड़ीसा है। इसके अलावा और कई कंट्रीज में ये और पुश किया जाएगा जनजातीय गौरव कॉरिडोर इनिशिएटिव। तो ऐसे इनिशिएटिव ऑफकोर्स किस में हेल्प करेंगे, जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको और मेन स्ट्रीम में लाने को। अगला टॉपिक है अरुणाचल रंग महोत्सव। ये रंग महोत्सव क्या अरुणाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है? नहीं, ये महोत्सव अक्रॉस द सिटीज ऑफ इंडिया मनाया जा रहा है, ताकि अरुणाचल प्रदेश की जो खास इतिहास है वो उन्हें हमें पता चले, हमें पता लग सके क्या क्या इलाके हैं जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की हम कल्चर से सीख सकते हैं, उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब मुझे बताइए अरुणाचल प्रदेश पे चाइना का क्या क्लेम है, क्या आपको याद है? तो ये 2 चीज़ें हो गई डोमेस्टिकली जो न्यूज़ में थी, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे टॉपिक है इंडोनेशिया का आइक। ये कहाँ पर है भाई? ये असल में इस इलाके में बसता है जो बिल्कुल अंडमान एंड निकोबार के पास है। ठीक है, और इंडिया यहाँ पर एक नया ऑर्डर आया कि भाई इस इलाके में कोई भी महिला और पुरुष साथ साथ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या व्हीकल में बैठ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका ऐसा लगता है कि इससे पब्लिक मोरालिटी पर असर पड़ेगा। हालांकि हमारे लिए उतनी रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि अंडमान निकोबार के पास है इसलिए ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह हो गई। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैं आपसे पूछूं इस जगह को देखो और आपको क्या लगता है क्यों रेलेवेंट है ये इलाका, इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है ना इंडोनेशिया की। तो आपको मैं बताऊं, अभी आईएनएस, हमने 2 शिप्स की बात की, कोलकाता एंड सह्याद्री। ये दोनों पहले जकार्ता गए थे, तब वहां से अभी आपके पीएनजी यानी पापुआ न्यू गिनी गए हैं। इसके अलावा जो समुद्र शक्ति इनिशिएटिव है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की हम बात कर लें इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, अगर हम बात कर लें स्टेट ऑफ मलक्का की, यहां जो एक स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है काफी ज्यादा है इसकी, प्लस इंडिया की जो कोशिश है टू कंटेन चाइना, वहां इंडोनेशिया एक बड़ा रोल प्ले करता है। प्लस सबांग पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है इंडोनेशिया में, प्लस इंडिया इनके साथ बहुत ज्यादा क्या करता है, पाम ऑयल का व्यापार करता है। इसलिए दोनों देश बहुत ज्यादा करीब हैं कई मामलों में। इंडिया लगातार इनको डिफेंस पार्टनरशिप भी इनसे ग्रो करने की बात कर रहा है। तो इसलिए आपको दिखेगा कि इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे स्थित है, और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसको स्पेसिफिक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। और इंडिया और जो इंडोनेशिया है इनके बीच में जो रिलेशंस है वो स्ट्रेटेजिक भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, और इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है इंडिया के लिए। अब इनके बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो आप देखो तो अभी अराउंड 38 बिलियन डॉलर्स के आसपास ट्रेड है, और वो लगातार ग्रो होता दिख रहा है आपको, चाहे उसमें आप जो कोल है या क्रूड ऑयल भी इंडिया ले रहा है इनसे, इसकी बात करें, या और टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में जो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। इसलिए तो वो इकोनॉमी अलग है, स्ट्रैटेजिक अलग है। कहाँ से जुड़ी रही है देख लो, साउथ चाइना सी में जो दबाव है चाइना का बढ़ता हुआ, उसको कंटेन करने के लिए भी इंडिया इंडोनेशिया के संबंध बढ़ रहे हैं। ये समझ गया? मुरामांस्क पोर्ट। सवाल ये है कि मुरामांस्क पोर्ट हमारे लिए क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें लोकेशन पता होनी चाहिए? शायद नहीं, पर जिस वो रीजन में है वहाँ की जो पॉलिटिक्स है ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है हमारे लिए। पहली चीज़, मुरामांस्क पोर्ट कहाँ पर है और क्यों रेलेवेंट है? यूक्रेन रशिया की जो वॉर है काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, ये उसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोर्ट असल में एक ऐसा पोर्ट है जिसके थ्रू रशिया अपना मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड आज के टाइम में कर रहा है। याद रखिए, रशिया एक ऐसा देश है जिसके पास जितने पोर्ट्स हैं वो मेजरली उनमें से उसके पास एक वार्म वाटर पोर्ट अच्छा खासा नहीं है। वार्म वाटर पोर्ट का मतलब होता है ऐसा पोर्ट या ऐसा बंदरगाह जो साल भर ऑपरेशनल हो। रशिया की लोकेशन ऐसी है, अगर आप दिमाग लगाओ सोचो कि आर्कटिक के आसपास रशिया है, जो हम मैप में आगे देखेंगे भी, वहाँ पर अक्सर जो है वो पोर्ट है
वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि बर्फ वहाँ अक्सर बर्फ जम जाती है, जो फ्रीज हो जाता है वाटर आसपास। अगर किसी पोर्ट के आसपास का पानी जम जाएगा तो वहाँ शिप्स जा ही नहीं पाएंगे, ट्रेड नहीं हो पाएगा। इसीलिए रशिया हमेशा कोशिश करता है कि उसको किसी तरह ऐसे पोर्ट मिल जाए जो साल भर ऑपरेशनल हो। इसीलिए अक्सर आपको दिखता है कि वो अक्सर या तो हमला यूक्रेन पे कर रहा है या किसी देश पे कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं रशियन बेयर ऑलवेज वार्म वाटर्स, हमेशा एक गर्म पानी की तलाश में रहता है। रशिया को हम बियर के रूप से अक्सर कहते हैं कि रशिया इज लाइक अ बियर, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज का वो देश है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैक्सिमम जो कार्गो है मुरामांस्क पोर्ट का वो इंडिया ही गया है इस बार, जो कि मॉस्को से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक पोर्ट है, जहाँ से जो मेजॉरिटी ऑफ रशिया का नॉर्दर्न इलाका है वहाँ से जो भी ट्रेड होता है वो इस रूट के थ्रू होता है, और वहाँ मैक्सिमम मूवमेंट इंडिया की तरफ से हुई है। इस पोर्ट की खासियत क्या है? ये पोर्ट जिस जगह पे लोकेटेड है उस जगह को, उस समुद्री रूट को हम कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट, NSR। नॉर्दर्न सी रूट, भाई क्या खास बात है इस रूट की? तो याद रखिए नॉर्दर्न सी रूट लगातार न्यूज़ में रहने वाला है। मुरामांस्क पोर्ट नॉर्दर्न सी रूट पर ही पड़ता है, उसके साथ इंडिया का ट्रेड बहुत हो रहा है उस रूट के थ्रू। क्या है ये रूट, ये जानते हैं पहले। देखिए ये है मुरामांस्क पोर्ट, यहाँ पर ये अवस्थित है। ये रहा मॉस्को, ये ऊपर यहाँ मुरामांस्क पोर्ट है जिसके थ्रू मैक्सिमम ट्रेड यहाँ से हो रहा है। अब ये जो इलाके आपको आसपास दिख रहे हैं ना, ये अक्सर बर्फ से जमे हुए होते हैं। तो अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रही है। तो यहाँ जो आर्कटिक रीजन हमेशा जमा हुआ रहता था वहाँ पे अब रास्ते बनने लग गए, वहाँ बर्फ थोड़ी सी वो पिघलने लग गई और बर्फ की परत थोड़ी पतली हो गई, और उतनी पतली बर्फ को उनके जो आइस क्रशर्स हैं जो रशिया के, अब उसको तोड़ के वहाँ से रास्ता बनाते हैं शिप्स का जाने के लिए। तो ये एक नया रूट बना है जिसके थ्रू इंडिया में भी अब काफ़ी व्यापार होने लग गया है, और रशिया चाहता है नॉर्दर्न सी रूट अच्छी तरह से कामयाब हो जाए, ताकि उसके पास फिर देखिए यहाँ पे रूट ही रूट है ट्रेड करने के। चाहे जापान जाना हो तो आप इधर से जा सकते हो, चाइना जाना हो इधर से जा सकते हो, इंडिया आना हो यहाँ से आ सकते हो, ये रास्ते खुल जाएंगे। और यहाँ जो पोर्ट है भी मुरामांस्क है। तो नॉर्दर्न सी रूट एक ऐसा सी रूट है जो यूरेशिया के वेस्टर्न पार्ट को एशिया पैसिफिक से जोड़ता है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का वो हिस्सा रशिया का जो इस इलाके में है, ये इसको आप इधर के थ्रू इंडो पैसिफिक से जोड़ पाओगे। वरना जो नॉर्मल रूट होता था वो उनको मेडिटेरेनियन सी से होकर गुजरना पड़ता था। आमतौर पर जो रूट होता था वो रशिया का बहुत लंबा रूट पड़ता है, आपको नीचे से घूम के जाना पड़ता है। तो उस रूट से बचाने के लिए नॉर्दर्न सी रूट बनाया जा रहा है। क्या है नॉर्दर्न सी रूट? जो आर्कटिक के आसपास से गुजरता है, जो कि नॉर्मली बर्फ जहाँ जमी रहती थी वहाँ पर अब वो ओपन हो जाएगा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, इवन इकोनॉमी के लिए भी। IR और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है कि मुरामांस्क पोर्ट या जो नॉर्दर्न सी रूट नया डेवलप हो रहा है उससे रशिया के पास और आसानी होगी व्यापार करने की। तो नॉर्दर्न सी रूट खुलने के बाद होगा ये कि एक नया 5600 किलोमीटर रेंज का रूट खुलेगा, जिसमें कि आर्कटिक ओशन के सारे जो सीज हैं, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आर्कटिक में कौन से सीज आते हैं। कारा सी कहाँ पर है, ईस्ट साइबेरिया कहाँ पर है, लाप्टिव कहाँ पर है, चुकीची कहाँ पर है, ये जो 3-4 नाम है, ये सीज कहाँ पर है आर्कटिक में। एक बार आपको याद आ गया तो आप इसको आसानी से, अगर प्रीलिम्स में कभी एलिमिनेट करना पड़ा तो आप कर पाएंगे। ये साल भर आइस बाउंड रहते हैं। अब इसको तोड़ने के लिए ये एक FSUE एटम फ्लोट नाम का एक रोसटम का एक फ्लीट ऑपरेटर है। न्यूक्लियर पावर्ड ये आइस ब्रेकर होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, बर्फ को तोड़ते हैं। ये रूट यहाँ से बनाने की कोशिश है। तो जब हम नॉर्दर्न सी रूट की बात कर रहे हैं, आर्कटिक के समुद्र यानी व्हाट आर द सीज ऑफ आर्कटिक ओशन, कारा, लाप्टेव, ईस्ट साइबेरियन, चुकची, जब ये कर ही रहे तो ये भी बताओ भाई कौन सी कंट्रीज है आर्कटिक के रीजन में। तो यहाँ आपको दिखती है आर्कटिक सर्कल में कौन सी कंट्रीज आती हैं। क्या अमेरिका इज अ पार्ट ऑफ आर्कटिक कंट्रीज? यस इट इज। यहाँ देखिए अलास्का का रीजन जो है पहले रशिया के पास था, फिर रशिया ने इसको एक व्यापारी को बेच दिया था जो बाद में अमेरिका का पार्ट बन गया ये। तो कनाडा, अमेरिका, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क भी इसका पार्ट है। डेनमार्क कैसे इसका पार्ट है भाई? क्योंकि डेनमार्क का ही आइसलैंड है, और ये सॉरी डेनमार्क का ही आपका ग्रीनलैंड का पार्ट है, और आइसलैंड का भी एक द्वीप यहाँ पर आता है। तो कभी कभी उसको भी इसमें देखा जाता है एज अ आर्कटिक कंट्री। तो आर्कटिक सर्कल की कंट्रीज कौन कौन सी आपने समझ लिया। अब आप गौर से समझिए, आर्कटिक सर्कल के अंदर ही ये आपका पोर्ट है मुरामांस्क। अब खास बात एक और है, ये मुरामांस्क जो है ये स्कैंडिनेवियन कंट्री यानी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के आसपास पड़ता है, और यहाँ आसपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका गैस फील्ड भी है, ये आगे कारासी। इसकी खासियत क्या है कि इंडिया के लिए इस रूट से ट्रेड बढ़ने की संभावना है, और इसी को ग्रो करने के लिए, नॉर्दर्न सी रूट डेवलप करने के लिए उनका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट और है रशिया का, उनके फार ईस्ट में यानी उनके बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में, उसका नाम है व्लादिवोस्तोक। वहाँ से भी इंडिया ने एक नया रूट डेवलप किया है ट्रेड का, इसे कहते हैं व्लादिवोस्तोक टू चेन्नई का रूट। यहाँ से ये रूट इंडिया को कनेक्ट करता है यहाँ से यहाँ तक। जो जब पिछले 2-3 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर गए थे रशिया वहाँ के एक समिट में, तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक के बीच में सी रूट डेवलप किया गया था, यहाँ से भी व्यापार होगा। तो अब हम देख रहे हैं नए नए रूट बनते हुए। ये तो हो गया न्यू, जो हमारा एक नया नॉर्दर्न सी रूट बन रहा है वो रूट। नॉर्मली क्या रूट होता था? नॉर्मली रशिया का देखिए कंट्री है,
इनके पास ओशन का रास्ता बहुत कम है। जो भी ओशन का रास्ता है ना, यहाँ से आता है मेडिटेरेनियन सी के आसपास। और मेडिटेरेनियन सी के आसपास यहाँ जितनी कंट्रीज़ हैं, टर्की को ले लो, यूके को ले लो, यूके तो हालांकि बाहर हो गया, यूरोप की जितनी कंट्रीज़ है वो सारी नेटो की मेंबर है। नेटो एक ऐसा ग्रुप है जो अमेरिका के मित्र राष्ट्रों का संघ है, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो असल में यूएसएसआर और रशिया को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया था। तो इस रीजन में एंट्री बहुत मुश्किल होती है रशिया के लिए। अगर युद्ध हो जाए तो उनका शिप मूव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो चाहते थे नया रूट डेवलप करना। अब एक बार ये रूट डेवलप हो गया, नॉर्दर्न सी रूट, तो काफ़ी आसानी से वो व्यापार कर पाएंगे। यहाँ व्लादिवोस्तोक है जिसके साथ चेन्नई की बात हो रही है, ऊपर आपका जो हमने बात की, कौन से पोर्ट की बात की हमने, एक और जो अभी इंडिया डेवलप कर रहा है, मुरमांस्क पोर्ट। इंडिया डेवलप नहीं कर रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड बहुत डेवलप कर रहा है। मुरमांस्क पोर्ट यहाँ ऊपर आपका सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास, रशिया के आसपास, यहाँ पर आपका मुरमांस्क है, और ये आपका व्लादिवोस्तोक, ये आपने समझ लिया। अब बताइए बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है? बेरिंग स्ट्रेट यहाँ है अलास्का के पास। आर्कटिक कंट्रीज क्या है वो हमने समझ ली। बेरिंग स्ट्रेट क्या है वो हम जान लिया। आर्कटिक ओशन में कौन कौन से सीज है वो हमने समझ लिया। नॉर्दर्न सी रूट क्या है वो हमने समझ लिया। और अभी वर्तमान जो रूट है वो ऐसा है, स्टेट ऑफ मलक्का, सुएज कनाल होते हुए जाता है, मेडिटेरेनियन से पास करते हुए, काफ़ी लंबा रूट है। इसको ही बाईपास करने के लिए नॉर्दर्न सी रूट बनाने की कोशिश की गई है। इससे काफ़ी ज़्यादा जो आपकी शिप से इजीली मूव कर पाएंगे। और इसी पर अब चाइना भी घुसने की कोशिश कर रहा है कि लगातार वो अपना स्वेज कनाल का रूट छोड़कर नॉर्दर्न सी रूट से ट्रेड करना चाहेगा रशिया के साथ और बाकी देशों के साथ, ताकि जो उसको स्टेट ऑफ मलक्का है इसकी टेंशन ना हो। अगर चाइना इस रूट के साथ ट्रेड करने लग गया, देखिए चाइना कहाँ पर है, ये रहा चाइना। अगर चाइना भी मैक्सिमम ट्रेड इसी रूट के थ्रू करेगा तो उसको ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा, यहाँ स्टेट ऑफ मलक्का वाला जिसके साथ खतरा है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न सी रूट क्या है, आर्कटिक कंट्रीज कौन कौन सी, हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, तो मुरमांस्क पोर्ट जैसी न्यूज़ में आप समझ जाएंगे क्या है, कैसा पोर्ट जो डेवलप वहाँ से किया जा रहा है रशिया के द्वारा। अब रशिया घूमने के बाद थोड़ा इंडिया आते हैं, और एक हट है येलागिरी हट्स। येलागिरी असल में तमिलनाडु के एक हिल्स का नाम है। येलागिरी हिल्स इज इन तमिलनाडु। येलागिरी हिल्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। वहीं पर कुछ झोपड़ियाँ ऐसी देखने को मिली जो 200 मलयाली वहाँ के जो ट्राइब्समैन है। अब मलयाली मतलब हम आमतौर पे समझते हैं जो केरल के हैं या केरला के हैं, लेकिन यहाँ मलयाली मतलब होता है जो लोग पहाड़ पे रहते हैं। मतलब मलय मतलब होता है हिल और याली मतलब होता है लोग। तो तमिलनाडु के हिली इलाकों में जो जनजातीय समूह के लोग रहते हैं उन्हें हम कहते हैं मलयाली। और ये जो मलयाली हैं ये लोग अपनी ट्रेडिशनल हट बना के रहते थे, इसे हम कहते थे येलागिरी हट्स। येलागिरी हट्स अक्सर कहाँ पर हैं? येलागिरी पहाड़ों के आसपास। तो येलागिरी पहाड़ कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। क्यों भाई न्यूज़ में आ गया पॉइंट? क्योंकि ये जो इनकी खास बात ये थी, जो आपको हट्स दिख रहे हैं ना, ये ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखते थे इसको। याद है स्पेस आपको दिख रहा होगा, ये ज़मीन से ऊपर उठकर ही हट्स बनाए जाते थे ताकि जब टॉरेंशियल रेन हो, ज़्यादा बारिश हो, तो यहाँ से पानी भी निकल पाए और कोई दिक्कत भी ना हो, कोई कीड़े मकोड़े हो, कुछ ना हो। हाइट पे रहता था। यहाँ रेड सैंडलवुड का इस्तेमाल किया जाता था इसको बनाने में। तो काफ़ी कीमती ये जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं या जो ये आपको इसमें बने हुए लकड़ी के कुछ गट्ठर दिख रहे हैं, काफ़ी महंगे होते हैं असल में, लेकिन क्योंकि जब जंगलों में रहा करते तो यहाँ ये काम किया करते थे। अब इन सबको पुनर्निर्वासित किया जा चुका है, सॉरी निर्वासित नहीं, रीसेटल किया जा चुका है और इनको सरकार फंडिंग देती है। तो याद रखिए येलागिरी हट्स कहाँ पर है, येलागिरी हिल्स कहाँ पर है, कहाँ है? तो तमिलनाडु में। मलयाली ट्राइब्समैन का नाम है, ना कि मलयाली केरला के लोगों का। जो लोकेशन है ये रही येलागिरी वाली हिल्स की, कहाँ पर है। इस मैप से आप समझ रहे होंगे भाई किस जगह ये लोकेटेड है, क्यों ये रेलेवेंट है और न्यूज़ में क्यों रह रहा है। ये बात हो गई, हमने समझ ली। अब एक और जब हम यूक्रेन की बात करते हैं, एक और चीज़ वहाँ पर आती है। रशिया के साइड से हमने समझा, अब यूक्रेन की साइड से समझते हैं सुलिना चैनल को। सुनिला चैनल कहानी ऐसे है कि यूक्रेन से बहुत ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट होता था, रशिया से भी एक्सपोर्ट होता था। यूक्रेन अपने आप को, हालांकि यूक्रेन को सही में कहा जाता है कि यूरोप का वो एक ब्रेड बास्केट है। यूरोप का मैक्सिमम जो ब्रेड है वही बनता है और कई चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते हैं, वीट वगैरह। तो इसको लेकर अक्सर उनकी रशिया के साथ जंग हो गई। तो यूक्रेन का मैक्सिमम जो व्यापार है वो किस रूट के थ्रू होता है? वो होता है ब्लैक सी के थ्रू। हमने इसे बार बार समझा है, आई होप आपको पता हो ब्लैक सी का इलाका। तो ब्लैक सी से वो मैक्सिमम जो उनका रूट है वो पास होता है। अब ब्लैक सी से जब रूट पास होता है इनका, तो वहाँ पर रशिया ने कर दिया अटैक। रशिया ने ब्लैक सी एक तरह से इनके लिए ब्लॉक कर दिया। तो क्योंकि यहाँ का जो गेहूँ है बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी देशों के लिए, तो इसीलिए एक ब्लैक सी ग्रेन डील हुई थी। ब्लैक सी ग्रेन डील बनाई थी यूएन और टर्की ने। इसके तहत क्या हो रहा था कि जो यूक्रेन के कार्गो शिप्स थे उनको फ्री पैसेज दिया जाएगा। ओडेसा, चोरोमोस्की और पिपदेनी के जो इलाके हैं, इसके जो शिप्स है, जो भी यहाँ से अगर अनाज लेके गुजर रहे हैं तो उनको फ्री पैसेज दिया जाएगा। तो ग्रेन की डील थी, अगर आप कोई भी अनाज लेके जाओगे तो उसको फ्री पैसेज और सेफ पैसेज दिया जाएगा जब युद्ध की स्थिति बनी हुई उस स्थिति में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस वीट की यूरोप की कंट्रीज़ को और बाकी देशों को भी। तो ये ब्लैक सी ग्रेन डील की गई थी। लेकिन हुआ ये कि रशिया वहाँ पर लगातार प्रॉब्लम करने लग गया। तो इन लोगों ने एक नया रूट बनाया है जिसे हम डॉनबी नदी जो है वहाँ के आसपास से इन्होंने एक नदी के थ्रू ही एक
जो हम रिवरन रूट कहते हैं वो डेवलप किया है, उसका नाम है सुलिना चैनल। इससे वो बिना रशिया के दबाव में आए हुए वो अपने शिप्स लेके जा सकते हैं, क्योंकि रशिया बाद में इस ब्लैक सी ग्रीन डील से हट गया था। उसका कहना था कि हम नहीं मानते, इनके शिप्स जाएंगे हम उसे तबाह कर देंगे, तो वो उससे हट गए थे। तो तब जाकर सोचा यूक्रेन ने क्यों ना एक नया रूट डेवलप किया जाए, जो है डानुबी डेल्टा के आसपास, जो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, वहाँ से रूट डेवलप किया गया। ये नया ट्रेड रूट होगा जो डानुबी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है सुलिना, उससे वो जो वहाँ के बड़े बड़े पोर्ट्स हैं यूक्रेन में, वो सीधा उस नदी के थ्रू यूरोप तक अपना अनाज या अपनी शिप्स को पहुंचा पाएंगे। तो एक तरह से एक रिवरन एक्सप्रेसवे बनाया गया, यानी नदी के थ्रू रास्ता। जैसे इंडिया भी नेशनल वाटरवे 1, वाटरवे 2, वाटरवे 3, वाटरवे 4 डेवलप कर रहा है। गंगा की बात कर लें, हम सरिया दुबरी का रूट बात कर लें, या ब्रह्मपुत्रा की बात कर लें, तो कई रूट इंडिया भी डेवलप कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर सुलिना चैनल जो है वो यहाँ के डानुबी की एक जो ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर डेवलप किया जा रहा है, ताकि जो यूक्रेन से ग्रेन्स है वो आसानी से एक्सपोर्ट किए जा सकें। तो ये क्या था, आई होप आपको पता लग गया। डानुबी कहाँ पर है ये भी आपको पता लग गया। ब्लैक सी ग्रीन डील किसके किसके बीच हुई थी, टर्की और यूएन ने कराई थी, ताकि यूक्रेन के शिप्स बिना रशियन अटैक के गुजर पाए, और अब उससे वो रशिया पीछे हट गया। तो ये सारे मुद्दे थे जिसकी वजह से ये डील बहुत इंपॉर्टेंट थी। कहाँ पर, सुलिना चैनल के आसपास। अब आप लोगों में से कुछ को कन्फ्यूजन होगा कि भाई चलो एक बार सुलिना चैनल दिखा दो सर, वो रिवर कहाँ से बहती है, तो वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये रिवर है डानुबी की, जो रिवर है ये बहती है, मान लीजिए यहाँ से चली म्यूनिक जर्मनी होते हुए पूरे यूरोप को ऑलमोस्ट ही कवर करती है, और मैक्सिमम जो हिस्सा है वो रोमानिया से होकर गुजरता है। और ये मैक्सिमम कंट्रीज जो है सारी नेटो की पार्ट है या अमेरिका के साथ इंक्लाइंड है। तो अगर आप यहाँ से एक रास्ता बना दे तो आसानी से रिवरन पूरा रूट यहाँ से गुजरते हुए आराम से गुजर सकता है। इसी तरह से रूट डेवलप किया गया है। नॉर्मली जो रूट है वो ऐसा रूट होता है, ब्लैक सी यहाँ पर आपको दिख रही है, ये क्रीमिया है जिसके ऊपर रशिया ने 2014 में कब्जा किया था। ये वो इलाका है लुहांस्क और डोनबास का रीजन जो अभी उनके कब्जे में है। ये खार्किव और कीव का इलाका है जिन पर रशिया कंट्रोल अभी यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर है और इस इलाके में है। ये जो इलाके हैं जिन पर वो कब्जा कर रहे हैं उन्हें हम डोनेस्क या डोनबास कहते हैं, और क्रीमिया पे तो पहले से उनका कब्जा है। तो लुहांस्क डोनबास के रीजन पे मेरियोपोल में युद्ध हुआ था, आपको पता ही है। खार्किव ये वो इलाके थे जहाँ काफ़ी विवाद हुआ था। कीव यूक्रेन की राजधानी है। इन इलाकों की बात है। तो नॉर्मली ये ब्लैक सी है, यहाँ से रास्ता गुजरता था। अब ये क्रीमिया उनके कंट्रोल में है, तो अगर आप ब्लैक सी से कोई शिप लेके जाओगे तो रशिया पे अटैक कर देगा। तो उससे बचने का तरीका है कि भाई यहाँ आने की बजाय आप इधर से एक रोमानिया होते हुए अपना शिप लेके चले जाओ, अपने रोमानिया के रिवर के यूज़ कर पाओ डानुबी का, ताकि आप जो यहाँ पर आपको जो भी अपने ग्रेन्स बेचने वो आप लेके। और क्लैरिटी अगर चाहो तो यहाँ से देख लो कि भाई ये आपका पोर्ट ऑफ सुलिना है। यहाँ से अपने रिवर में लेके डानुबी रिवर होते हुए यहाँ से आप पोर्ट इस्माइल का इस्तेमाल करते हुए पोर्ट रेनी होते हुए पूरे डानुबी में चले जाओगे और पूरा का पूरा हिस्सा आपका कनेक्टेड हो जाएगा। तो देखिए ये रहा सुलिना चैनल, ये रिवर का रास्ता है। यहाँ से आप गए, यहाँ से होते हुए आप इस डानुबी में घुस गए और पूरा का पूरा आप फिर रोमानिया होते हुए आप जहाँ जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। तो ये रूट है सुलिना चैनल। कहाँ पर अवस्थित है? रोमानिया के पास पड़ता है। रोमानिया में है ये, यूक्रेन में नहीं है, ब्लैक सी के पास है। डानुबी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी की तरह है ये। तो इसके इस्तेमाल करना, ना कि ब्लैक सी का इस्तेमाल करना, ये यूक्रेन करेगा ताकि जो अनाज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाए। ये कहानी हो गई हमारे सुलिना चैनल की। कहाँ पर है ये हमें पता लग गया, रोमानिया में। और हमने देख लिया डानुबी रिवर के बारे में, कहाँ से जाती है, कहाँ तक जाती है, कौन कौन सी कंट्रीज़ का पार्ट है यूक्रेन के आसपास। हमने ब्लैक सी का हिस्सा भी देख लिया। तो ये वो चीज़ें हैं, और इसीलिए रशिया लगातार दबाव बनाती है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन ने इसका एक नया रास्ता ढूंढा है सुलिना चैनल के थ्रू। तो हर देश कोशिश ये करता है कि अपना रिस्क कम करे और बाकी इलाकों से वो जाने की कोशिश करे। इसके अलावा एक जो रिसेंट जगह न्यूज़ में थी वो थी मिनामाटा। हाल ही में 6ठी वर्षगांठ हुई है मिनामाटा कन्वेंशन की। मिनामाटा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? तो ये एक कन्वेंशन है मरकरी के ऊपर, जिसे हम पारा कहते हैं हिंदी में, ताकि मरकरी का इस्तेमाल कम किया जाए। मरकरी को एक कन्वेंशन के तहत मरकरी से मुक्ति दी जाए, ताकि जो मिनामाटा डिजीज़ फैलती है मरकरी के संक्रमण से, यानी मरकरी अगर आपके शरीर का पार्ट में कहीं से भी एंटर कर जाए या किसी केमिकल के थ्रू या किसी और तरीके से, तो वो ऑलमोस्ट विकलांग बना देती है व्यक्ति को। तो उससे बचाने के लिए मिनामाटा कन्वेंशन बनाया गया था, जिसके तहत ये कमिट किया गया था कि मरकरी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हैं उनकी पूरी, जिसे कह सकते हैं, उनके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी और मरकरी के पोल्यूशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बात तो अच्छी है, मिनामाटा डिजीज़ भी हमने समझ ली, पर मिनामाटा प्लेसेस न्यूज़ में कैसे आ गई? असल में मिनामाटा एक जगह है जो कि जापान में है। यहाँ आपको दिख रहा है मिनामाटा एक जगह है जहाँ पर ब्राज़ील, जो जापान में है, यहाँ पर एक बहुत सारी मरकरी पे काम करने वाली फैक्ट्रीज हुआ करती। तो इधर आसपास की जो रिवर है, जो सी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल गया था ओशन वाटर्स में, समुद्री इलाकों में, जिसकी या सी वाटर में, जिसकी वजह से वहाँ की जनरेशन्स पूरी तरह विकलांग हो गई। काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा था जापान की जनरेशन्स के ऊपर, जो ये
मरकरी का पॉल्यूशन हुआ था इसकी वजह से। तो वहाँ मिनामाटा में जो तबाही देखी गई उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा बोला गया कि हम इंश्योर करेंगे कभी ऐसी डिजीज़ और ना फैले, इसीलिए हमारा ये मिनामाटा कन्वेंशन हुआ। और मिनामाटा की 7वीं वर्षगांठ है कन्वेंशन की ऑन मरकरी। किस चीज़ के ऊपर है? मरकरी के ऊपर है। मिनामाटा कहाँ है? जापान में है। तो जो मरकरी का हार्मफुल इफेक्ट है उसको कम करने के लिए किया गया था ये। और ये ग्लोबल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, कब आया था? 16 अगस्त 2017 को। तो रिसेंट है। 16 अगस्त से याद है 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस था। 15 अगस्त तो एक और चीज़ हुई थी, क्या? ऑस्ट्रेलिया का नाम आप लोग लेंगे, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तालिबान की। तालिबान भी आज से 2 साल पहले 15 अगस्त को ही आके कब्जा करके बैठ गया था अफगानिस्तान में। और 16 अगस्त को 7वां वर्षगांठ होता है मिनामाटा कन्वेंशन का। आप इसको तरह भी याद कर सकते हो। मिनामाटा कहाँ है? जापान में। क्यों न्यूज़ में है ये आपने समझ लिया। मिनामाटा जगह की रेलेवेंस, वहाँ पर मरकरी को लेकर ये विवाद हुआ था। आई होप यू आर क्लियर। नाउ वी मूव ऑन। अगला टॉपिक है लेक टिटिकाका के बारे में। लेक टिटिकाका कहाँ अवस्थित है? तो ये एक नया यहाँ देखा गया कि ये जो लेक है इसमें पानी की जो है लेवल वो बहुत कम हो गया है। ये असल में बोलिविया और पेरू के आसपास ये लेक है और दुनिया इनका जो लोएस्ट रिकॉर्डेड टाइम था 1996 के उसके आसपास पहुंच रहे हैं। हमें कितना वाटर लेवल था ये रेलेवेंट नहीं है, पर ये लोकेशन कहाँ है? लेक टिटिकाका कहाँ पर है? तो बोलिविया और पेरू के आसपास। जब आप साउथ अमेरिका या ये लैटिन अमेरिका का हिस्सा कवर कर रहे हो ना, अक्सर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये देख लें कि भाई आज कवर करते हैं कि कौन कौन से ट्रेड ब्लॉक यहाँ आसपास में है, क्या इनकी रेलेवेंस है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वीडियो के क्वेश्चंस आपको याद है? चाइना में कौन सा तूफान आया था, टाइफून कौन सा आया था, क्या क्या हुआ था? चलो नहीं याद तो कुछ चीज़ें वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले साउथ अमेरिका की चीज़ों को समझते हैं, क्या क्या कहाँ चीज़ें हैं। तो लैटिन अमेरिका में ट्रेड ब्लॉक्स असल में 3 हैं प्रोमिनेंटली। एक है आपका मर्कोसर। मर्कोसर में आपके ब्राज़ील है, पैराग्वे है, उरुग्वे है और अर्जेंटीना है। वेनेजुला भी कभी इसका पार्ट हुआ करता था, जिसको बाद में क्या किया गया? बाद में इसको यहाँ से हटा दिया गया। क्या कि भाई नहीं, आप जो है वो उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन भी लगा दिया और कहा कि नहीं, आपके साथ हम इस ग्रुप में व्यापार नहीं करेंगे। तो जो मर्कोसर है, मर्कोसर ये कॉमन मार्केट, जैसे यूरोपियन यूनियन है या जैसे आसियान है, वैसे एक कॉमन मार्केट है। इनमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल भी है, इन लोग भी आ जा सकते हैं और व्यापार भी मुक्त है। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए। अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील, ये इसका पार्ट है। और अर्जेंटीना ब्राज़ील 2 मेजर कंट्रीज हैं। फिर उरुग्वे, पैराग्वे 2 कंट्री हो गई। क्या बोलिविया इसका पार्ट है? नहीं। क्या पेरू इसका पार्ट है? नहीं। तो भाई बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज कहाँ जाएंगी? तो इन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया, इसे कहते हैं हम पैसिफिक अलायंस। तो अब देखो पैसिफिक अलायंस में कौन कौन है? कोलंबिया है, पेरू है, चिले है और मेक्सिको है। हमें पता है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे तो हमारे, उरुग्वे और पैराग्वे तो अलग बन गए, वो अपना अलग बना के बैठ गए। कौन सा? मर्कोसुर। इन लोगों ने अपना बनाया पैसिफिक अलायंस। कौन कौन है इसमें? मेक्सिको, कोलंबिया, पेरू और चिले। बाकी जो कंट्रीज इस रीजन में कुछ रह रही हैं, जैसे बोलिविया की बात कर लो या इक्वाडोर की बात कर लो, ये बेचारी कहाँ जाएंगी? या निकारागुआ की बात कर लो, ये बेचारी कहाँ जाएंगी? तो इन लोगों ने कहा कि भाई इन 2 ग्रुप तो ऑल हो गए। कौन कौन से? पैसिफिक अलायंस और मर्कोसर। ये 2 बड़े ग्रुप हैं यहाँ पर जो एग्जिस्ट करते हैं। पैसिफिक और मर्कोसर में कौन कौन सी कंट्री, ये डिफरेंशिएट करना सीख लो। मैप के साथ काफ़ी आसानी से आप ऐसा कर सकते हो कि अगर हम देखें तो जैसे मर्कोसर हमने देखा यहाँ ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे है, उरुग्वे है। ये हो गई आपकी मर्कोसर। बाकी आपका पेरू, चिले, मेक्सिको, कोलंबिया, ये आपका पार्ट बन गया पैसिफिक अलायंस का। बाकी जो कंट्रीज बचे, इन्होंने एक ALBA बना रखा है, बोलिवियन अलायंस फॉर द पीपल्स ऑफ अमेरिका। इसके अंदर जो कंट्रीज बच गए ना यहाँ वाली, जैसे वेनेजुला, बोलिविया, इक्वाडोर, यहाँ इक्वाडोर है, ठीक है, और ऊपर आपकी निकारागुआ और उधर से क्यूबा, यानी जो अमेरिका विरोधी शक्तियां हैं या जिनको इन लोगों ने अपने साथ नहीं रखा, उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए ALBA कहाँ पर है, तो वो साउथ अमेरिका में उसका कौन कौन पार्ट है? तो निकारागुआ, क्यूबा, वेनेजुला और बोलिविया। पैसिफिक अलायंस किसके इसके बीच में है? मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू और चिले के बीच में। मर्कोसर किसके बीच में है? तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, ठीक है। मर्कोसर में पहले वेनेजुला भी था, उसे सस्पेंड कर दिया गया 2016 में। तो ये आप समझ गए, पैसिफिक अलायंस, मर्कोसर और ALBA यानी बोलिवियन अलायंस फॉर पीपल्स ऑफ अमेरिका, ये आप समझ गए। तो लैटिन अमेरिका के ट्रेड ब्लॉक्स अगेन देख लेते हैं क्या क्या है। एक हमारा पैसिफिक अलायंस, ALBA और बाकी इधर बच गए हमारा 1, 2, 3, 4, ये हमारे हैं कौन से? ये हमारे हैं मर्कोसर, ठीक है। मर्कोसर काफ़ी सक्सेसफुली एक ट्रेड ग्रुप बन रहा है। पैसिफिक अलायंस और ये जो आपका ALBA है ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक बार पता लग गया कौन सी कंट्री कहाँ सिचुएटेड है। पैटागोना का डेजर्ट कहाँ, बताइए मुझे।
क्या चिले जो है वो एक रेन शेडो जोन में आता है, यानी पेटागोनिया कहाँ पर है, कहाँ पे डेजर्ट है उसका, ठीक है, ज्योग्राफी हमने देखा होगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लें। पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, एक अलायंस डिस्कस किया। एक देश जो साउथ अमेरिका के वो साथ आए थे डिफोरेस्टेशन रोकने के लिए, उसकी बात हमने की थी, जिसे हमने नाम लिया था बेलम डिक्लेरेशन। वो किन देशों के बीच हुआ था, किससे रिलेटेड था बेलम डिक्लेरेशन? अमेजोन के रेन फॉरेस्ट से। तो एक बार वो भी रिवाइज कर ले, बेलम डिक्लेरेशन कहाँ में है, जिनमें आपकी कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सुरिनाम, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, ब्राज़ील, ये इसका पार्ट है, ताकि अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ACTO इन्होंने मिलके बेलम डिक्लेरेशन किया था कि भाई हम रेन फॉरेस्ट जो अमेजोन के आसपास की जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इनको बचाएंगे। ये उससे रिलेटेड चीज़ थी। आई होप ये आपको अब याद आ गई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने एक हिल्स के बारे में पढ़ा और उस हिल्स पे जो ट्राइब्स रहते हैं उनके बारे में पढ़ा। क्या नाम था उनका भाई? कौन से हिल्स और कौन से ट्राइब के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ याद है? येलागिरी के बारे में, येलागिरी हट्स के बारे में पढ़ा था, येलागिरी हिल्स के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पर कौन से लोग रहते थे? मलयाली पीपल। मलयाली यानी वो मलयाली नहीं जो केरला के हैं, बल्कि वो लोग जो तमिलनाडु में रहते हैं और हिल में निवास करते हैं। इनकी हट्स के बारे में पढ़ा था, जो कहाँ है? येलागिरी हट्स के आसपास। इससे रिलेटेड एक और चीज़ जो तमिल की हमने पढ़ी थी रिसेंटली, वो था एक मैन्युस्क्रिप्ट ज्ञानामयूराची जो मिली थी एक अर्मीनियन मोनेस्ट्री में, जो कि नॉर्थ इटली में था। ठीक है, ये हमने हाल में पढ़ा कि भाई क्या मिला हमें, ज्ञानामयूराची। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हमें थोड़ी सी याद हो गई, ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। आगे एक और जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो थी पापा न्यू गिनी और पोर्ट मॉस्बी, जहाँ पर इंडिया के शिप्स गए थे। सह्याद्री और INS विशाखापट्टनम फिर न्यूज़ में थे, इसलिए मैं इसको ले आया कि फिर भी क्या है, फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, इनके बीच के संबंध ग्रो करने की कोशिश है। तो ये हम समझ गए। अब मेरा आपसे सवाल होगा कि हमने पिछले वीडियोस में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उनके नाम क्या क्या थे? जो टाइफून चाइना में आया था उसका नाम क्या? उसका नाम था डॉक्सुरी। बीजिंग में आया था, बहुत तबाही मची है बीजिंग में। इसके अलावा हमने कुछ चीज़ें और डिस्कस की थी। क्या क्या डिस्कस की थी हमने इसके अलावा ये डिस्कस किया था कि कौन से बॉर्डर्स हैं, उनका क्या नाम है। तो एक रेड क्लिफ लाइन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन लाइन है इंडिया चाइना के बीच में, ड्यूरन लाइन है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। और एक चीज़ जो हमारी पिछले वीडियोस में एक और हमने समझने की कोशिश की थी कि भाई कहाँ से बेबिनका चीज़ की बात होती है। बेबिनका कहाँ से आया, क्या है बेबिनका? बेबिनका असल में गोवन एक क्या चीज़ थी, मिठाई थी, बेबिनका डेजर्ट, जिसको GI टैग मिला था। ये भी हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कोकोज आइलैंड कहाँ पर है। कोकोज आइलैंड कन्फ्यूजन होता है, ये एक ऑस्ट्रेलिया में है, इंडियन ओशन के पास। ठीक है, और एक आपको पता ही है कि हमारा इधर इंडियन ओशन में भी है। इसको हम एक और चीज़ के नाम से जानते हैं, कोकोस, जो केरिंग आइलैंड है, किलिंग आइलैंड है उसके नाम से, केलिंग। फिर अमेरिका के पास भी है। तो ये सब चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी लोकेशंस आती हैं। मेरा अब आपसे सवाल होगा कि मुझे बताइए, आज जो आपने पढ़ा इसमें जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट था उसका नाम क्या था? जो सी है आसपास किसके, आर्कटिक के, उनका नाम क्या है? बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पर है? ठीक है, कौन कौन से साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक्स हैं? ये सारी चीज़ें कि आपको याद आ रही है नहीं आ रही? अगर तुरंत नहीं याद आ रही तो एक बार जाके मैप में देख लीजिए। पर हमारी कोशिश होती है मैप्स के थ्रू ये समझने की कि आसपास का रीजन जो भी है हम वो कवर कर लें। अब एक चीज़ जो रह रही है जरा उसको भी देख ही लेते हैं, जब इतना कुछ कर रहे हैं तो इसे भी क्यों छोड़ें। साउथ अमेरिका आ ही गए तो यहाँ देखिए, यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड होते हैं। फॉकलैंड आइलैंड में जंग हुई थी अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में। ठीक, यहाँ पर एक लोकेशन और जो हमें कर लेनी चाहिए वो है अराउंड यूक्रेन। ये यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, नीचे रोमानिया है। यहाँ पे आपका नया रूट बनने वाला है। नया जो रूट डेवलप ऑलरेडी किया गया है, उस चैनल का नाम क्या है? सुलिना चैनल, जो ब्लैक सी का एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा किसको? तो यूक्रेन को। ब्रिक्स का एक्सपेंशन। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जो अभी तक हमें पता है। 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, यानी ये 5 कंट्रीज। अब इनमें हो रहा है एक्सपेंशन, अब इनमें कई नई कंट्रीज जुड़ रही हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज जुड़ रही हैं इसके बारे में हम जानेंगे। पर पहला सवाल कि ब्रिक्स ओरिजिनली किन देशों का समूह था? ओरिजिनली 4 देश थे ब्रिक। ये 4 कंट्रीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थी, जिनको जिम ओ'नाइल जो एक इकोनॉमिस्ट थे ब्रिटेन के, उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी कंट्री है जो ग्लोबली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है और ये 4 कंट्रीज़ स्ट्रक्चर करेगी ग्लोबल इकोनॉमी को। तो इन चारों कंट्रीज़ को उन्होंने टर्म दिया था ब्रिक, वो ग्लोबल इकोनॉमी को शेप करेंगी। 4 इकोनॉमीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, बाकी इकोनॉमीज जब कमज़ोर हो रही थी तब ये तेज़ी से बढ़ रही थी। तो इसलिए ये कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई और इन कंट्रीज़ में बाद में
2010 में जाकर इनके साथ साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, तो ये बन गई ब्रिक्स। तो इनिशियली जब 2001 में जिमो नायल ने बोला था तब केवल 4 कंट्रीज थी, BRIC यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा और अब जाकर इसका और ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है। ये सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, इनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी और ये मुख्य रूप से 3 पिलर्स के ऊपर काम करते हैं, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, इनके ऊपर ये काम करते हैं। ब्रिक्स ने रिसेंटली अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक भी खोला था जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, शंघाई में है। तो ब्रिक्स को देखा जाता है एज अ अल्टरनेट और एज अ मॉडल जिसके हिसाब से ग्लोबल साउथ की कंट्रीज अपना रुतबा, अपना पार्टिसिपेशन ग्लोबली बढ़ाना चाहती हैं। अभी जितने ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, IMF की बात करें, ये सारे वेस्ट के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। यूरोप और अमेरिकन जो पावर होल्डर्स हैं वो यहाँ ज़्यादा शक्ति रखते हैं, उनके ही हेड ऑफ द, उनके ही लोग केवल इनके हेड बनते हैं। यहाँ ये एक साउथ का, ग्लोबल साउथ का ग्रुप है, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ है, मतलब जो वो कंट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइज पहले नहीं हुई, और इन कंट्रीज़ ने मिलकर ये ब्रिक्स शुरू किया और अब इसका एक्सपेंशन में दिखाता है कि इनकी पावर बढ़ रही है। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक जब बना तो उसके बाद जो सिस्टम आया कि भाई ये भी फाइनेंस करेंगे, भी लोन मुहैया कराएंगे, इसको देखा जाने लग गया कि दोबारा कुछ ग्रुप्स, कुछ कंट्रीज़ जो पहले पिछड़ रही थी वो अब अपने स्थान पे वापस आ रही है, अपना प्रभुत्व दिखा रही है। यानी G7 जो नॉर्मली दुनिया के 7 रिचेस्ट कंट्रीज एक टाइम में हुआ करती थी, सबसे पावरफुल कंट्रीज G7, उनकी इकोनॉमी कमज़ोर हुई, उनके बदले में ब्रिक्स जैसा संस्थान आया जो देखता है कि अब ब्रिक्स कंट्रीज़ ज़्यादा चीज़ों को आगे ले जाने में सक्षम है क्योंकि वो एक बड़ा पॉपुलेशन का सेक्टर, बड़े इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं G7 की रेलेवेंस भी घट गई है और बदले में G20 को आप ज़्यादा ग्रो करते हुए आज के टाइम में देख रहे हो, जिसकी जो मीटिंग है रिसेंटली न्यू दिल्ली में होने ही वाली है। तो ये हो गई बातें इसकी। अब ब्रिक्स का एक्सपेंशन होगा। ब्रिक्स में जो कंट्रीज जुड़ेंगी वो है ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट और इथियोपिया। अब एक चीज़ गौर करने वाली है, अगर आपने रिसेंटली कवर किया हमारी टॉपिक्स को भी और न्यूज़ पे पढ़ी है, तो चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में थोड़ा ट्रूस कराया था, उनके बीच में एक समझौता सा कराया था कि दोबारा उन्होंने एक दूसरे के देशों में जाके अपनी क्या किया था, देशों में जाके अपनी एम्बेसीज खोली थी और राजनयिक संबंध को नॉर्मलाइज किया था। तो अब जो ब्रिक्स है ये साल, अगले साल जनवरी से आना स्टार्ट करेंगे कंट्रीज ब्रिक्स का पार्ट होना। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो एक तो ब्रिक्स थी, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। ब्रिक्स ICAU, ब्रिक्स ICU, बस में ए जोड़ देना है। ब्रिक्स की 5 कंट्रीज होगी, I फॉर आपका इंडोनेशिया, ईरान हो गया और सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना और UAE, ये ब्रिक्स ICU। अब ब्रिक्स हो गया है ब्रिक्स ICU, बस याद रखना इसमें ए भी है, ब्रिक्स ICU, इसमें ए बस याद रखना, एक एक्स्ट्रा कंट्री अर्जेंटीना है। तो अब ये ब्रिक्स ICU हो चुका है ब्रिक्स बढ़कर, और इसमें दुनिया की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन है, दोनों वर्ल्ड दुनिया के सबसे बड़े जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं, और जो ग्लोबल GDP है उसका एक क्वार्टर ये 25% से ज़्यादा इस ग्रुप की कंट्रीज़ की इकोनॉमी का पार्ट ये है। और ये अब जनवरी से लोग भी इसमें ज्वाइन हो जाएंगे अगले साल से। तो ये ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है। कौन सी कंट्रीज में ऐड हुई हैं एक मैप के थ्रू देखते हैं। रशिया, चाइना, इंडिया हमेशा से थे ही, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। अब इसमें आपको दिख रहा है ब्रिक्स, तो ये थी हमारे पास ICU, ठीक है, अर्जेंटीना, UAE, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स एक ईंट की तरह थी जो ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ाती है, इसने और बढ़ लिया अपने आप को और बढ़ा लिया। अब इसके बाद और कंट्रीज में जुड़ रही है। क्या दिखाता है ये? दिखाता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे जो चाइना है उसका प्रभुत्व हमें बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि चाइना ने ही सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक मीटिंग कराई जो आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं। और इसी तरह वो चाइना ये भी चाहता है कि शायद पाकिस्तान भी इसका पार्ट बन जाए, पर क्योंकि ब्रिक्स के डिसीजन होते हैं यूनानिमिटी के साथ, एनानिमस डिसीजन होना चाहिए, यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए, सभी को सर्वसम्मति के साथ ही ग्रुप्स के डिसीजन होते हैं। इसलिए उन्हें पता था इंडिया बाद में टांग अड़ाएगा, इसलिए पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया कि हमें ब्रिक्स का पार्ट नहीं बनना। तो ये ब्रिक्स की बात हो गई, और ये दिखाता है कैसे डॉलर कमज़ोर हो सकता है अगर ब्रिक्स की इतनी कंट्रीज में आ गई इसके साथ। तो ब्रिक्स में एक नई करेंसी अगर अडॉप्ट की जाए तो शायद वो डॉलर के बदले दूसरी करेंसी बन जाए। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अमेरिका के खिलाफ चाइना अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है और इंडिया बहुत ही एक नर्वस स्टेट में यहाँ पहुँच चुका है। तो थोड़ी डिस्कशन हो गई इसके बारे में। आई गेस अब आपको याद रहेगा ब्रिक्स ICAU ये नई कंट्रीज में ऐड हुई हैं। कौन सी कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। ब्राज़ील, अर्जेंटीना का कौन सा एक इकोनॉमिक ग्रुप है, हमने किया था मर्कूसर। बाकी कौन सा है पैसिफिक अलायंस, ये भी हमने कवर किया था। कुछ और ईस्ट एशियन कंट्रीज में होता है, तो ये मर्कूसर का पार्ट है, यहाँ पर पैसिफिक अलायंस है। फिर
जो इधर की कंट्रीज़ हैं, यूएई, ईरान, ये सब इनके साथ, जैसे इंडिया और I2U2 हुआ, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई का ग्रुप, तो इस तरह कई सारे ग्रुप्स हैं जिनकी कंट्रीज ऑलरेडी पार्ट हैं। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इब्सा का भी पार्ट है। इंडिया इन सब के साथ एससीओ का भी मेंबर है। तो जितने ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं, इस तरह आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई ब्रिक्स की बात। आगे बढ़ते हैं, मून के बारे में जानते हैं। मून एक जगह जो काफ़ी न्यूज़ में है, ऑब्वियसली हमारा सबसे चहेता जो चंद्रयान है यहाँ पहुँच गया, जिसमें प्रज्ञान और विक्रम दोनों वहाँ पहुँचे हैं। विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर। अब खास बात ये कि मून पे इतनी तबाही क्यों मची है, सबको जानने की अचानक से। मून में स्पेसिफिकली जो साउथ पोल है उसकी क्या खास बात है। अभी तक जितनी लैंडिंग्स हुई हैं मून में, वो सारी की सारी लैंडिंग कहाँ हुई है, वो हुई है नॉर्थ पोल के आसपास। यानी जो आपको चैंगे 5 भी दिख रहा है चाइना वाला, या यूएसए और यूएई के जितने थे, ये अपोलो 11 की बात कर लो, ये ब्लू वाले सारे यूएसए के हैं, ये जो रेड वाले हैं यूएसएसआर के हैं, और ये येलो वाले जो हैं वो चाइना के। अब देखो ये सारे के सारे कहाँ हुए हैं लैंड, ये सारे लैंड हुए हैं टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। चाइना भी इधर ही गया था। अब इंडिया जो है वो साउथ पोल पे, यानी फार साइड, साउथ पोल के बहुत करीब यहाँ लेके आया अपने चंद्रयान 3 को। यहाँ चंद्रयान 3 है, ठीक है, यहाँ लैंड हुआ चंद्रयान 3। जो लूना 24 था, जो लूना 25 हाल में फेल हुआ, लूना 24 पहले गया था, यहाँ पर लैंड हुआ था। जो रशिया का मिशन था वो भी पास में, यहाँ पे कहीं इधर ही कहीं लैंड होने वाला, चंद्रयान 3 के आसपास। तो इस साउथ पोल में जाने की क्यों तबाही मची है? देखिए, साउथ पोल एक ऐसी जगह जो अक्सर अंधेरे में रहती है, इसे डार्क साइड या फार साइड ऑफ मून भी कहते हैं। यहाँ पर पहली बार कोई कंट्री का जो एक लैंडर लैंड किया, और इसे कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ये होती है कि सबसे पहले, अगर मैं आपसे पूछूं कौन से प्लेन ने सबसे पहले साउथ पोल पे लैंड किया था, तो वो होगा चंद्रयान 1, जो साउथ पोल पर ही गया था। चंद्रयान 2 की बात अगर हम करें, चंद्रयान 2 गया था तो उसने क्या किया, चंद्रयान 2 ने हार्ड लैंडिंग हो गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। हार्ड लैंडिंग मतलब वो जाके टकरा के क्रैश कर गया था, जबकि चंद्रयान 3 ने बिल्कुल अपने आप को लैंड कराया, और फिर वहाँ से आपका अब फोटोज़ भी आनी स्टार्ट हुई हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। तो साउथ पोल की खास बात क्या है? साउथ पोल की खास बात यह है कि यहाँ पर सनलाइट एक अलग एंगल पे आती है, तो बहुत बड़े बड़े शेडोज़ बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि धूप ज़्यादा नहीं बनती, तो आइस होने की संभावना है। अगर आइस अगर होगी तो उससे पानी निकल सकता है, पानी का यूज़ कर सकते हैं अगर H2O को हम तोड़ के फ्यूल बनाने के लिए, जिससे आगे जाकर और भी यहाँ पर रिसर्च की संभावना है। और ये वो एरिया है जहाँ पर अभी तक ऐसा कोई रिसर्च हो नहीं पाया है, ऐसा कोई काम हो नहीं पाया है, क्योंकि वहाँ पर कोई गया नहीं था। रशिया और अमेरिका ने भी पहले, सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर था, उसने और अमेरिका ने भी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन यहाँ नहीं की है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सप्लोरेशन होनी स्टार्ट होगी, और एक रेस से हमें मून पे दिखती है जो अब नई स्टार्ट हुई है, क्योंकि जापान भी अपना मिशन लेके आ रहा है, चाइना भी है, रशिया शायद दोबारा ट्राई करे। उनकी पिछला जो मिशन था फ्लॉप हो गया, क्रैश लैंड कर गया लूना 25, जो 47 ईयर्स के बाद उन्होंने लैंड किया था। तो अगर आप देखो अभी कितने मिशन कैसे कैसे गए हैं, तो ये 1960 से आपको दिखता है लूना 2 जो पहला सोवियत रशिया का जो पहुंचा था चांद पर, फिर लूना 9 जिसने पहली सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग हुई, फिर अमेरिका यहाँ पहुंचना स्टार्ट हुआ, और यूएसए लगातार यहाँ पर उनके मिशन होने स्टार्ट हुए। और फिर अब चैंगमे 5 वो पहला रॉक सैंपल 40 साल में उसने कनेक्ट किया था। इस तरह आप देखो चैंगमे 5 हुआ, चैंगमे 5 2020 में हुआ यहाँ पर, ठीक है। और इससे पहले चैंगमे 3 गया था, चैंग 3 और लूना 25, चंद्रयान 3 अब यहाँ पर गया। तो आपको दिख रहा है लगातार। इससे पहले इसराइल का भी मिशन था बेरशेफ्ट जो फेल हो गया, जापान का एक जो लैंडर गया वो क्रैश कर गया, और अभी रशिया का जो लैंडर वो भी क्रैश हो गया। तो ये दिखाता है कि साउथ पोल, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा क्रेटर्स हैं, लाइट नहीं होती, बहुत ज़्यादा क्रेटर्स है, तो वहाँ लैंड कराना भी मुश्किल है, और इसलिए एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है भारत के लिए। मून लैंडिंग में रेस आपको इसलिए भी दिखती जा रही है कि भाई वहाँ पर आप और एक्सप्लोर कर सकते हो। पहले सोवियत के या जो मिशन थे वो सारे साउथ पोल पे गए थे, जो नॉर्थ पोल पे गए थे। सदर्न पोल के आसपास टेरेन बहुत टफ है लैंड कराने के लिए, वहाँ पे रोशनी कम रहती है, और वहाँ पर कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया, तस्वीरें भी वहाँ की ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए चंद्रयान एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, मून लैंडिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऑब्जेक्टिव हैं चंद्रयान 3 के, सेफ सॉफ्ट लैंडिंग दिखाना लूनर सरफेस के ऊपर, रोवर को मून के ऊपर ले जाकर डेमोन्स्ट्रेट करना कि भाई क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना, यानी चंद्रमा के वातावरण के अंदर ही कुछ एक्सपेरिमेंट करना, जो चंद्रयान 3 के द्वारा इसरो करने में सफल हो जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी न्यूज़ में है। नॉर्थ सी में ऑयल ड्रिलिंग को लेकर काफ़ी विवाद हुआ है, क्योंकि जो अमेरिकन कंपनी से नॉर्थ सी में ड्रिलिंग करना चाहती है उसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठी हैं। तो नॉर्थ सी कहाँ है पहले ये देख लो। नॉर्थ सी असल में इस रीजन में है जो आपको यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इसके बीच का इलाका जहाँ स्ट्रेट ऑफ डॉवर है, या फिर आपका सार्गेक स्ट्रीट है, ये सारा इलाका है जो आपका कहलाता है नॉर्थ सी। इसको नॉर्दर्न सी रूट से कंफ्यूज नहीं करना है। नॉर्थ सी कहाँ पर है? यहाँ पर है। नॉर्दर्न सी रूट कहाँ था जो हमने रशिया केस में पढ़ा था? नॉर्दर्न सी रूट ये वाला है, आर्कटिक के पास से जाता है, जबकि नॉर्दर्न सी आपका इस साइड है, ब्रिटेन के पास,
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्दर्न सी रूट वो आर्कटिक के आसपास जो रूट बन रहा है वो, नॉर्दर्न सी जो है वो ये वाला है जो आपको मेडिटेरियन के पास यहाँ देखने को मिलता है। ये इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बीच में, और ये बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी इसके ईस्ट में है। यहाँ से आपको दिख रहा है मैप पे क्लियरली नॉर्दर्न सी कहाँ पर है। यूके, जर्मनी, यूरोप के आसपास वाला जो इलाका है वो है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में बात क्या हुई, यहाँ पर जेनेवा कन्वेंशन पहले साइन हो चुका है। अब यहाँ पे जो ड्रिलिंग होगी इसको लेकर काफ़ी विवाद था। तो मुद्दा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ड्रिलिंग हो रही है, ऑफशोर ड्रिलिंग होगी तो विवाद बढ़ेगा, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नॉर्थ सी कहाँ पर है आप देख लो। नॉर्वेजियन सी के साइड में ये इलाका है आपका नॉर्थ सी का। नॉर्दर्न सी रूट अलग है। अब ऑफशोर ड्रिलिंग क्या होती है ज़रा वो भी देख लो। ऑफशोर ड्रिलिंग में जाकर आप शेल्फ के अंदर आकर ऐसे एक ड्रिलिंग करते हैं जिससे ऑयल या रिसोर्सेज आप निकाल सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी फैलता है, इसलिए लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते ही रहते हैं। और ये नॉर्थ सी की बात है जहाँ जो कौन सी लोकेशन है ये आपको पता लग गई। ऑफशोर ड्रिलिंग का मुद्दा है जो आप समझ चुके हो, ठीक है। नॉर्दर्न सी रूट कहाँ पर है जो डेवलप हो रहा है, वो आर्कटिक के ऊपर से डेवलप हो रहा है। रशिया के लिए शॉर्ट रूट है, व्लादिवोस्तोक टू चेन्नई का रूट हमने पढ़ा था उस दिन। और ये सेंट पीटर्सबर्ग, ये रहा आपका रशिया वाला, यहाँ से नया रूट है जो काफ़ी टाइम और स्पेस बचाएगा रशिया के लिए भी, और ईजी कनेक्टिविटी उन्हें प्रोवाइड करेगा बिना मेडिटेरेनियन सी में घुसे हुए, ठीक है। अब जब हम ऑफशोर ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा नॉर्थ सी के बारे में। एक और ड्रिलिंग का मुद्दा है जो काफ़ी विवाद में था, और एक इक्वेडोर की बात यहाँ पर आती है जहाँ पर एक नेशनल पार्क है, यसुनी नेशनल पार्क। यहाँ पर ऑयल फील्ड थे, आईटीटी ऑयल फील्ड, जिसको लेकर लोगों ने वहाँ वोट दिया कि हम यहाँ नहीं चाहते कि यहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग हो। यसुनी नेशनल पार्क कहाँ पर है, इक्वेडोर में। इक्वेडोर कहाँ है, साउथ अमेरिका में। यहाँ पर एक नदी भी बहती है, नेपो रिवर, नेपो, ये रही नेपो रिवर यहाँ बहती है। ये एक ऑयल फील्ड है जिसको लेकर वोटिंग हुई कि भाई यसुनी नेशनल पार्क में लोगों ने कहा कि भाई नहीं, यहाँ पर हम नहीं चाहते कि ड्रिलिंग हो। ये असल में यूनेस्को बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व है, और बहुत ज़्यादा यहाँ बायोडाइवर्सिटी और ट्राइबल पॉपुलेशन भी रहती है। स्पेसिफिकली वावरानी और किचवा लोग यहाँ पर रहते हैं, इनका नाम याद रख लीजिए, जो जनरेशन से यहाँ रहते आ रहे हैं। तो उसके बाद जब यहाँ पर ये जो आईटीटी यानी इश्पिंगो तिपुतिनी तावोचोका ऑयल फील्ड्स हैं यसुनी नेशनल पार्क में, ये ऑलमोस्ट जो पूरे इक्वेडोर का 40% जो क्रूड ऑयल रिजर्व है इसी नेशनल पार्क में है। तो याद रखिए यसुनी नेशनल पार्क की जब बात आए तो जापान में नहीं, चाइना में नहीं, ये इक्वेडोर में है। इक्वेडोर कहाँ है, साउथ अमेरिका में, यहाँ पर बसा हुआ एक कंट्री है, सेंट्रल अमेरिका के आसपास बिल्कुल करीब। और यहाँ पर आपका यसुनी नेशनल पार्क जहाँ पर अराउंड 40% के क्रूड ऑयल रिजर्व है। मुद्दा ये हुआ है यसुनी नेशनल पार्क में कि लोगों ने कहा कि भाई हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग हो, क्योंकि जो इक्वेडोर की जो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, जो वावरानी और किचवा लोग हैं, उनकी जो जीवन शैली है उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका, और प्लस इकोसिस्टम को बहुत नुकसान होगा। स्पेसिफिकली यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है यसुनी नेशनल पार्क, तो याद रखिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो यसुनी नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस जगह सिचुएटेड है, किस कंट्री में है, तो कहाँ है, इक्वेडोर में। इक्वेडोर कहाँ अवस्थित है, किस कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ, ये हमारी इक्वेडोर है। जो नापो रिवर है यहाँ से बहती है, नापो भी न्यूज़ में थी इसलिए मैंने नापो कवर कर दिया कि भाई नापो रिवर यहाँ पर बहती है। ऑयल फील्ड थे यहाँ पर, कहाँ पर, तो यसुनी नेशनल पार्क के पास। ये बातें हो गई हमारी साउथ अमेरिका के पास। अब इसी रीजन के थोड़ा ऊपर जब आप ये मैप देख रहे हो ना, यहाँ इक्वेडोर है, यहाँ पर ऊपर में एक पैनामा कंट्री है जहाँ पे एक फेमस है पैनामा कनाल। जो पैनामा कनाल अब मुद्दे में है, हो ये रहा है कि सूखा पड़ गया है इस इलाकों में, इसी चक्कर में पैनामा कनाल में पानी की बहुत कमी आ गई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पैनामा कनाल में पानी की कमी आ गई है, और ये कमी की वजह से अब उन्होंने कहा अगले 10 महीने तक क्रिसमस के आसपास बहुत ज़्यादा शिप्स चलते हैं वहाँ पर, तो इन्होंने कहा कि भाई हमें पानी को वहाँ रेगुलेट करना पड़ेगा, शिप्स का आना जाना थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और पानी कम होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्स्थिति हो गई है। तो पैनामा कनाल पहली बात कहाँ स्थित है, ये है पैनामा कनाल। ये आपको अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, अटलांटिक को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। ये कनाल कैसी कनाल है, एक आर्टिफिशियल कनाल है जो बनाई गई। स्वेज कनाल और जो आपकी पनामा कनाल है, दोनों आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित नहरें हैं जो बनाई गई थी इंपॉर्टेंट समुद्रों को जोड़ने के लिए। असल में इसके पीछे बहुत बड़ी जियो पॉलिटिक्स है जो अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे टाइम की कमी के कारण, पर यूएसए ने जानबूझ के ये कनाल ज़बरदस्ती पनामा में सरकार गिरा कर ये नहर खुदवाई थी ताकि ये नहर बन जाए। अगर ये नहीं बनता ना तो आपको न्यूयॉर्क से अगर सैन फ्रांसिस्को जाना है तो लैंड रूट बहुत लंबा है, या तो वो ऐसे रोड से जाएं या फिर ये ऐसे घूम के साउथ अमेरिका के नीचे से जाएं, तो वो रूट बहुत लंबा हुआ करता था 12,000 माइल्स का, जो अब घट के केवल 4,000 माइल का रह गया जैसे ये पनामा कनाल बनी थी। पनामा कनाल एक इम्पॉर्टेंट, एक तरह का कह सकते हैं एक
लाइफलाइन है यहाँ के ट्रेड रूट्स के लिए, क्योंकि पनामा कनाल की वजह से आपको अगर इधर चाइना जाना है, एशिया जाना है, आप सीधा पनामा कनाल लो और इजीली यहाँ से ट्रेड करो। वरना पहले आपको 30,000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है, इसमें 10 से 11,000 किलोमीटर बच जाते हैं पनामा कनाल होने की वजह से। तो पनामा कनाल इज़ वेरी वाइटल फॉर द इकोनॉमी एंड ट्रेड ऑफ दिस रीजन। अब बात यह है, पनामा कनाल में बहुत सारा जो पानी आता है वो सी वाटर नहीं होता, वो रिवर वाटर भी होता है। और ये वाटर वे जब बनाया गया तो यहाँ पर वाटर लेवल सूखे की वजह से गिर गया है और इसकी वजह से कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर एल नीनो आता है तो यहाँ पर पानी में ऑलरेडी कमी हो जाती है। तो पनामा कनाल की इस कमी की वजह से जो दिक्कत आ रही है कनेक्टिविटी में, पानी की कमी की वजह से इसको उनको कम करना पड़ रहा है। इसी तरह एक और कनाल जो मैंने बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्वेज कनाल। वो किसको किससे जोड़ती है? वो जोड़ती है आपके रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। ये रहा स्वेज कनाल, अगेन एक आर्टिफिशियल बनाया गया था रूट, क्योंकि वरना आपको अटलांटिक से अगर एशिया जाना है तो आप इतना बड़ा अफ्रीका पूरा केप ऑफ गुड होप को कवर करते हुए आते। ये नया रूट है तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जगह टाइम और स्पेस बचाता है किसी भी कंट्री को ट्रेड करने के लिए इस रूट में। तो इसलिए स्वेज कनाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ के लिए भी। स्वेज कनाल में भी रिसेंटली एक ट्रैफिक जाम लग गया था, जहाँ एक शिप फंसने की वजह से वहाँ पर वो मूवमेंट आगे नहीं हो पा रही थी, जो अगेन हमें बताता है किस तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, चोक पॉइंट्स वो है जहाँ पर या तो किसी देश की नेवी के शिप लगने की वजह से या किसी भी वजह से जाम लग सकता है और जो ग्लोबल ट्रेड है वो रुक सकता है, उसे कंटेन किया जाए, उसे ढंग से मैनेज किया जा सके। तो ये एग्जाम्पल है कि भाई स्वेज कनाल में भी कुछ टाइम पहले दिक्कत आई, अब पनामा कनाल में भी क्लाइमेट चेंज की वजह से दिक्कत आ रही है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने जो क्लाइमेट चेंजेस पे काम करें और जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है उसको भी अच्छे से रेगुलराइज करें। ये बात हो गई पनामा कनाल की और स्वेज कनाल की। और स्वेज कनाल कहाँ है? मेडिटेरेनियन के पास। ये रहा मेडिटेरेनियन सी। अब देखिए मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है? यहाँ है मेडिटेरेनियन सी। ये आपका जो इंपॉर्टेंट इसमें आपके स्ट्रेट है, याद रखिए इसके आसपास कौन कौन से सी हैं। एड्रियाटिक सी यहाँ पर है, ठीक है, एगन सी, सी ऑफ क्रेट, आयोनिया सी, अल्बोरान सी और स्पेसिफिकली एगियन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बोस्फोरस का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ दर्दनेलिस और बोस्फोरस स्ट्रेट। ये जो दो स्ट्रेट्स हैं इनको याद कर लीजिए, कहाँ पर अवस्थित है? दर्दनेलिस और बोस्फोरस। स्पेसिफिकली रशिया और यूक्रेन को लेकर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोस्फोरस स्ट्रेट और दर्दनेलिस स्ट्रेट। यहाँ पर ही असल में जो रशिया का असल दर्द है कि उसको अगर ट्रेड करना है रशिया को तो ब्लैक सी पार करके मेडिटेरेनियन में घुस के तब यहाँ से निकल के तब जाके वो ट्रेड करेंगे, अटलांटिक में पहुँचेंगे। बहुत विवाद रहता है उनके लिए, तो वो इसलिए अक्सर चाहते हैं कि भाई कहीं और से रूट मिल जाए हमें, जबकि हमारा नॉर्थ सी इस तरफ था, इधर की तरफ नॉर्थ सी इस तरफ था, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी का रूट है। इससे ही बचने के लिए वो नॉर्दर्न सी रूट डेवलप कर रहे हैं कि भाई आर्कटिक पिघल जाए, हमारे शिप्स के लिए रूट बन जाए, हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक नया रूट की बात हो गई। जब हमने बात की स्वेज और पनामा कनाल की तो एक चीज़ और दिमाग में आई होगी, रिसेंटली हमने एक चैनल की बात की थी, सुनीला चैनल। सुनीला चैनल किसने बनाया था? यूक्रेन ने। किसके ऊपर? डॉनबी रिवर के साथ वाली ट्रिब्यूटरी के ऊपर, ताकि उन्हें ब्लैक सी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, क्योंकि ब्लैक सी पे रशिया क्या कर रहा है? बमबारी कर रहा है, कभी भी तबाही मचा दे रहा है। तो उससे बचने का उनको एक रास्ता मिल गया। तो ये हो गया सुनीला चैनल, पनामा कनाल, स्वेज कनाल आपने देख लिया, मेडिटेरेनियन सी देख लिया, आपने देखा नॉर्दर्न सी कहाँ है, नॉर्दर्न सी रूट कहाँ है, ये आपने समझ लिया। अब थोड़ा भारत देश वापस आते हैं और केरला में एक मेगालिथिक साइट मिली है जहाँ पर हेड स्टोन मिले हैं, जिन्हें मलयालम में थोपिकल्लू भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टोन्स का एक जत्था मिला है, जिसको देख के कह सकते हैं कि मे बी वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट्स एट एन अनप्रोटेक्टेड लैंड, जिसको बचाया हुआ नहीं था, संरक्षित जगह नहीं थी, वहाँ पर इस मात्रा में हमें कलेक्शन ऑफ हेड स्टोन्स मिले हैं जो कि मेगालिथिक्स हैं और जो एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड के अवशेष हो सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए थोपिकल्लू कहाँ पर है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो मेगालिथिक हेडस्टोन जहाँ मिले हैं केरल में, उसको लेकर वो न्यूज़ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिकारू मिगला फुक्चे। ये असल में क्या है? ये BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लार्जेस्ट मोटरेबल रोड बनाया है लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में। यहाँ इसकी ग्रोथ का मतलब ये है, डेमचौक का इलाका, यहाँ डेमचौक है, इससे फायदा ये होगा, इंडिया लगातार चाइना से लेकर एक गंभीर स्थिति में रहता है कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। तो वहाँ एक मोटरेबल रोड होने के बाद इंडियन आर्मी के पास आने जाने के लिए काफ़ी संभावनाएं होंगी, काफ़ी आसानी होगी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास इंडिया की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इसलिए ये एक हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ? डेमचौक सेक्टर में। कौन सा? लिकारू मिगला फुक्चे रोड, इसका काम करना शुरू कर दिया है। ये कनेक्टिविटी देगा मिलिट्री को, जो फुक्चे सेक्टर है वहाँ पर भी, जो LAC की बिल्कुल पास है, जिससे उनको बहुत मदद मिलेगी। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कि भाई कहाँ पर कौन से सी रूट्स हैं, कौन से इलाके हैं, ब्रिक्स एक्सटेंड हुआ है, कौन सी कंट्रीज ब्रिक्स का पार्ट है, क्या मैंने आपको एक्रोनियम बनाया, साउथ पोल पे क्या लैंडिंग थी, कौन कौन से देश अभी तक कोशिश कर चुके हैं जाने की, कौन कौन असफल रहे हैं। कंपाला डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? मेरा पहला सवाल आपसे, न्यूज़ में था इस हफ्ते, क्या चीज़ को लेकर ये डिक्लेरेशन होती है? कंपाला कहाँ सिचुएटेड है? इस जगह का नाम क्यों रेलेवेंट है? कौन सी रीजन की बात मैं कर रहा हूँ?
क्या आपको ये पता है? तो पहला जवाब है कंपाला डिक्लेरेशन असल में माइग्रेशन, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर हुआ है, जिसमें जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है 48 अफ्रीकन कंट्रीज़ उन्होंने आपस में आकर ये डिक्लेरेशन की है। होता ये है कि अफ्रीका के रीजन में इंटरनली बहुत ज़्यादा हमें पता है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से दिक्कतें भी होती हैं, वहाँ पर सूखा हो गया या फिर कहीं बाढ़ आ रही है या फिर कई दिक्कतें हैं, उसको देखते हुए काफ़ी लोग वहाँ मूव करते हैं रिफ्यूजी की तरह या फिर इंटरनली माइग्रेट होते हैं। उसे ही देखते हुए एक तरह का उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं उसे कैसे हैंडल किया जाए इस पर डील करता है। तो पहली बात, व्हाट इज़ कंपाला डिक्लेरेशन आपको समझ आ गया। अफ्रीका में हुआ है, 48 कंट्रीज़ ने मान लिया कि वो एग्री करेंगे। ओरिजिनली 15 अफ्रीकन स्टेट्स ने साइन किया था 2022 में। कहाँ पर? तो कंपाला में। कंपाला कहाँ सिचुएटेड है? तो कंपाला सिचुएटेड है युगांडा में। अब युगांडा एक ऐसी कंट्री है जो बहुत रेलेवेंट है। इसकी लोकेशन आप ज़रूर जानिए, अक्सर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि अगर कोई मेजर वाटर बॉडी है या कोई लैंड लॉक कंट्री है तो उसके बारे में हमसे अक्सर पूछा जाता है। तो मुझे जवाब दीजिए, क्या युगांडा एक लैंड लॉक कंट्री है? ये आपके सामने मैप है। इज़ युगांडा अ लैंड लॉक कंट्री? इसके अलावा इज़ इथियोपिया अ लैंड लॉक कंट्री? इज़ सूडान अ लैंड लॉक कंट्री? इनमें से किस देश के साथ आप देखते हो किसे कहाँ से नाइल या नील नदी जिसे हम कहते हैं वो बहती है? सूडान ऑब्वियसली हमें पता है, इजिप्ट हमें पता है। अगर आप देखो युगांडा को तो ये ऑब्वियसली एक लैंड लॉक कंट्री है। इथियोपिया जो इसके ऊपर है ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है। यहाँ देखो आप समुद्री रास्ता इन्हें नहीं मिल पाता। तो ये बातें हो गई युगांडा को लेके, जहाँ पर कंपाला जो इसकी राजधानी है, जहाँ पर ये डिक्लेरेशन साइन हुआ है फॉर क्लाइमेट चेंज इंड्यूस मोबिलिटी को लेकर। ठीक है, हमने समझ लिया युगांडा, कंपाला। अब बताइए कि युगांडा कंपाला में आप इंपॉर्टेंट लेक देख रहे हैं, लेक विक्टोरिया। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि भाई लेक विक्टोरिया के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं। आपसे अगर एमसीक्यू पूछा जाए आपको पता होना चाहिए कौन से पेयर सही हैं। तो युगांडा है, कीनिया है, तंजानिया है, क्या रवांडा भी है? इज़ इट शेयरिंग अ बॉर्डर विद दिस रीजन? तो अगर हम देखें तो 3 कंट्रीज ही मेजरली इस लेक को शेयर करती है, तंजानिया, कीनिया और युगांडा। ये तो हो गई सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो लेक सुपीरियर। सुपीरियर कहाँ है? कनाडा और अमेरिका के बीच में। तो ये जो ग्रेट लेक्स का रीजन अफ्रीका में भी है या जो आपका रीजन साउथ अमेरिका के आसपास है, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, इसलिए ये एरिया आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, हम जब युगांडा पढ़ ही रहे तो इससे हमें एक और भी पता चले क्या कि युगांडा का रीजन कौन कौन सा है। और 5 लेक्स को हम कहते हैं द ग्रेट लेक्स, जो यहाँ पर पड़ती है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ये रहा ह्यूरॉन, नीचे इसके एरिया आता है, और फिर एक ओंटारियो। ये रीजन है ग्रेट लेक्स का जो पड़ता है साउथ अमेरिका में। तो ये हो गया ग्रेट लेक्स का रीजन। और ये आपका लेक विक्टोरिया कहाँ पर है? युगांडा, कीनिया, तंजानिया के बीच में इसका पानी ये शेयर करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर कौन सी जगह सिचुएटेड है। कंपाला डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड थी? कंपाला कहाँ पर है? क्या युगांडा लैंड लॉक्ड है या नहीं? ये आपने जान लिया। अब जब ये रीजन देख लो, यहाँ देखो ये रेड सी है, ये अरेबियन सी है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, आपको मेडागास्कर दिख रहा है, यहाँ मोज़ेम्बिक है इधर। तो वो आपको रीजन ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका कहाँ पर कौन सा है वो याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो ये हो गया कंपाला और इसके आसपास की चीज़ें। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो इंडिया के एक सेंचुरी की बात करता है, होलंगापार गिबॉन सेंचुरी। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये असम में सिचुएटेड है। ये हुलॉक गिबॉन जो होते हैं वो इंडिया के इकलौते एप हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, हुलॉक गिबॉन्स। ये असल में जो इनकी सेंचुरी है ये कहाँ पर है? असम में। अब होता ये है कि एक रेलवे ट्रैक गुजरता है ईस्टर्न असम में जिनकी सेंचुरी के पास है, जिसको 2 हिस्सों में बांट देता है। एक इधर सेंचुरी हो गई, इधर सेंचुरी हो गई। अब क्योंकि इसकी वजह से डिवीजन आ गया, तो ये जो हुलॉक गिबॉन्स है वो अपने इलाके में ही, केवल इस रीजन में ही वो अपने आप को लेकर फंसे रह जाता है, वो कभी इधर उधर नहीं जा पाते। इसलिए बात की गई है या तो इस ट्रैक को आप रीरूट करो या फिर आप इस फ्रेगमेंटेशन को ख़त्म करो, क्योंकि ये हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से इनके बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। इसकी वजह से काफ़ी इनका जीना दूभर हो गया है। तो हुलॉक गिबॉन सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है? याद रखिए, असम में।
ये आपका इलाका है असम में, कहाँ, जोरहाट, काफ़ी फेमस डिस्ट्रिक्ट है असम का, वहाँ पर ये आपको होलंगापार गिबॉन सेंचुरी है, लैंड ऑफ गिबॉन जिसका मतलब होता है। ये इंडिया की इकलौती नॉक्ट्रल प्राइमेट्स हैं। नॉक्ट्रल प्राइमेट्स मतलब जो रात को जागते हैं, जिसे निशाचर भी हम कहते हैं, उन्हें नॉक्ट्रल कहते हैं। और ये वहाँ के आपके जीव हैं जो कहाँ मिलते हैं आपको, असम में। जीव नहीं, एप हम जिन्हें कहते हैं वो है ये हम समझ लिया कहाँ पर सिचुएटेड है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा है? रिसेंटली लायंस को भी हटा के भेजने की बात की गई थी, गुजरात से हटा के कहीं और भेजने की बात की गई थी, क्योंकि लायंस भी सिर्फ एक जगह मिलते हैं। लायंस कहाँ मिलते हैं, मेरा सवाल है, बताइए कहाँ मिलते हैं लायंस, कहाँ भेजने की बात की गई थी? तो जो भेजने की बात चल रही थी वो चल रही थी कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अभी कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इवेंचुअली जो चीताज थे उनको लाया गया, हालांकि उनमें से बहुतों की डेथ हो गई है। तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर लायंस को रिलोकेट करने की बात की गई थी, क्योंकि जो गिर नेशनल पार्क है, जो गिरनार का इलाका है यहाँ पर गुजरात में, यहाँ पर बहुत संख्या हो गई है शेरों की। तो अगर कोई एक अगर वायरल डिजीज़ या कोई ऐसी बीमारी वहाँ फैलती है तो सारे शेरों की जान जा सकती है, इसलिए बात की गई थी इनको शिफ्ट करने की कूनो पालपुर में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। हालांकि अभी यहाँ पर जो चीता ट्रांसलोकेशन है वो किया गया, और इसलिए ये नाम भी इम्पॉर्टेंट। अब बताइए होलंगर गिबॉन सेंचुरी कहाँ पर है, तो वो जोरहाट असम में है। तो इस तरह आप चीज़ें याद कर सकते हैं रिलेट करके आपस में, ठीक है। ये हमने समझा भाई कहाँ पर क्या सिचुएटेड है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की, अदीस अबाबा डिक्लेरेशन। अदीस अबाबा कहाँ पर है एज अ प्लेस, इथियोपिया में, ठीक है। ये डिक्लेरेशन किसको लेकर है, ये भी 54 कंट्रीज़ को लेकर एक बड़ी डिक्लेरेशन है जो बात करती है लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट्स के बारे में, सूखा और जो रेगिस्तान बढ़ते जाए इस रीजन में, इसके बारे में। ये एक नेशनल रीजनल स्ट्रैटेजी बनाने की बात करते हैं, ताकि यहाँ पे जो लगातार क्रिटिकल माइनिंग जो होती है इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज को लेकर, उसको कैसे ढंग से कंट्रोल किया जाए ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। तो इस बार जो डिक्लेरेशन था, इसका थीम था सीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड एनहांसिंग कोलैबोरेशन टू एड्रेस एनवायरमेंटल चेंज फॉर अफ्रीका। इसका पूरा नाम है 19th अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, AMCN। इसके तहत इथियोपिया अदीस अबाबा में ये डिक्लेरेशन साइन किया गया। किससे रिलेटेड है ये? ग्रीन चैलेंजेस ऑफ डिग्रेडेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। कहाँ पर हुआ था ये? अदीस अबाबा में। अदीस अबाबा कहाँ पर है? इथियोपिया की राजधानी है। इथियोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है। कहाँ पर है? बिल्कुल सोमालिया और ये आपकी युगांडा के बिल्कुल ऊपर, केनिया के ऊपर। तो ये रीजन है इथियोपिया का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जस्ट करीब। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कौन सी कंट्रीज़ होती है, किन्हें आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं? ये कंट्रीज़ आपकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कहलाती है, सोमालिया, सोमालीलैंड। तो ज़रा एक बार देखें कि जो मैंने बात की इथियोपिया की, कहाँ पर सिचुएटेड है ये रहा आपका इथियोपिया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक ना जो विद्रोह की स्थिति या रिबिलियन की स्थिति बनी रहती है इस कंट्री में, अक्सर ये न्यूज़ में रहता है, इस पर क्वेश्चन भी आया था। तो ऊपर टिग्रे का रीजन है, जो इरिशिया और सूडान के बीच में, यहाँ पर ये रीजन हो गया टिग्रे का, दिख रहा है मैप में टिग्रे। तो टिग्रे कहाँ है? टिग्रे इथियोपिया का रीजन है। टिग्रे के जस्ट नीचे अम्हारा का रीजन है। तो अम्हारा और टिग्रे में विद्रोह की स्थिति बनी रही है। यहाँ पर एक तरह की अपनी खुद की फोर्सेस हैं, जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर आपस में करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो इरिशिया और इथियोपिया के रीजन के बीच में आपको टिग्रे और अम्हारा दो कॉन्फ्लिक्ट जोन देखने को मिलते हैं, क्योंकि लगातार न्यूज़ में थे। यहाँ पर इनका खुद की एक मिलिशिया का कब्जा भी था। तो क्वेश्चन भी इनसे अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि टिग्रे और अम्हारा कहाँ पर सिचुएटेड है, किस कंट्री में? इथियोपिया में। इथियोपिया में क्यों? अगर आप ये रीजन देखो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, यहाँ वाला जिबूटी, इरिशिया, सोमालिया, सोमालीलैंड यहाँ पर सिचुएटेड है, गल्फ ऑफ एडन के आसपास। इस पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा तस्करी होती है, सी पायरेसी होती है, इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी कंट्रीज़ लगातार एक दूसरे के साथ द्वंद्व में रहते हैं, कैसे यहाँ पर और सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। उस रीजन के बीच में लगातार यहाँ पर जो एक एक्टिविटीज़ चलती रहती है, ये दिखाता है कि रीजन कितना इनस्टेबल है। और जो भी रीजन इनस्टेबल होता है वो जगह न्यूज़ में रहती है, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए अम्हारा कहाँ से जुड़े है, टिग्रे कहाँ से जुड़े है, गल्फ ऑफ एडन के पास कौन सी कंट्री है, तो जिबूटी, सोमालिया, सोमालीलैंड, इरिशिया, ये आपको पता होना चाहिए। ये हम इस रीजन में हम देखने को मिल रहा है हमें। जिबूटी एक ऐसी कंट्री है जो यहाँ बिल्कुल इसके ठीक ऊपर स्थित है।
जिबूटी में दुनिया भर की कंट्रीज़ के मिलिट्री बेस आपको देखने को मिलते हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो। तो ये अपनी ज़मीन बड़े आसानी से देते हैं बेसिस बनाने के लिए। इसलिए इंडिया के जो लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट्स जो कंट्रीज़ के साथ हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो या अमेरिका हो, उससे इंडिया को एक्सेस मिलता है जिबूटी के बेस का भी, अगर इंडिया रिफ्यूलिंग के लिए या फिर रिप्लेनिशमेंट के लिए यूज़ करना चाहे तो। इस वजह से हमें दिखता है अच्छा ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो कहाँ कहाँ हैं, तो इथियोपिया के आसपास है। अब इस रीजन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है IGAD, इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट। ये असल में 8 कंट्रीज़ का एक ट्रेड ब्लॉक है, क्योंकि हम ये रीजन करें तो पढ़ लेते हैं। IGAD क्या है? इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट। ये रहा IGAD, ये 8 कंट्री का एक ट्रेड ब्लॉक है। इनमें असल में हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं वो, नाइल की कंट्री और अफ्रीकन ग्रेट लेक्स की कंट्रीज इसमें स्थित है। ये 8 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? जिबूटी, इरिशिया, इथियोपिया, कीनिया, सोमालिया, साउथ सुडान, सूडान एंड युगांडा। अभी आप देखो यहाँ पर आपको नाइल वैली की कंट्री दिख रही है। नाइल की कौन सी कंट्रीज़ है इसमें? खारतोंग कहाँ पर है बताइए मुझे। नाइल रिवर की कंट्री, आप मुझे बताएंगे कौन सी कंट्री से नाइल बहती है, इनमें से कौन सी कंट्री नाइल कंट्रीज़ है। हमने अभी देखा लेक्स वाली कंट्रीज़ जो 3 थी, कौन कौन सी थी? युगांडा, और कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ ग्रेट लेक्स बहती थी, जस्ट अभी पढ़ा है, बताइए। तो इसमें वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका और इन तीनों का ग्रुप है, ये 8 कंट्रीज़ का ग्रुप है ये, जिबूटी, इरिशिया, इथियोपिया, कीनिया, सोमालिया, साउथ सूडान, सूडान और युगांडा। इनका एक तरह का ट्रेड ब्लॉक सा है, हालांकि उतना सक्सेसफुल नहीं है, पर इन्होंने आपस में एक ट्रेड ब्लॉक बनाया है, इसे कहते हैं IGAD। तो IGAD को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। IGAD की कंट्रीज हो गई। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्रीज़ आती हैं वो आपकी ये हैं, इरिशिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूटी और सोमालीलैंड। ये आपकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ कहलाती हैं। तो आपकी 4 कंट्रीज़ होती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जिसमें किसका किसका नाम है? इथियोपिया 1, सोमालिया 2, इरिशिया 3, जिबूटी 4। ठीक है, ये 4 कंट्रीज़ आपकी पार्ट है किस चीज़ का? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो ये हम समझ गए भाई, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको ये दिख ही रहा है, इसकी लोकेशन भी आपको दिख रही है, और ये इनकी कल्चर आपस में हिस्टोरिकली लिंक्ड है। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ये जो अफ्रीका का रीजन है वो है। ठीक है, आपको समझ आ गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ है, इरिशिया कहाँ है, अम्हारा कहाँ पर है, कौन से रीजन में इथियोपिया के आसपास कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सी कंट्रीज जो लेक्स का पार्ट बनाती हैं, स्पेसिफिकली जो ग्रेट लेक्स हैं वो कहाँ स्थित हैं, दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक अफ्रीका में कहाँ पर स्थित है, ये सब हमने देख लिया इस वीडियो में अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं, फुकुशिमा पावर प्लांट की बात करते हैं। फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक हादसा हुआ था कुछ साल पहले, सबको पता है। कहाँ स्थित है ये? यहाँ बिल्कुल इस जगह पर। अब देखिए, कहानी ये है कि फुकुशिमा पावर प्लांट में रिसेंटली, ताकि दोबारा और दिक्कतें ना हो, हालांकि जापान ने अपने मोस्टली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बंद ही करने की बात कर दी है, तो फुकुशिमा पावर प्लांट से जो वाटर था, ट्रीटेड वाटर, जिसको उन्होंने कहा जाता है ठीक कर लिया था, उसको वो समुद्र में छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये 1 मिलियन टन पानी जो समुद्र में छोड़ेंगे, इससे जो उनके आसपास की कंट्रीज़ हैं, साउथ कोरिया और चाइना, उनको ये डर है कि ये पानी अगर डिस्चार्ज होता है इस ओशन में तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है वहाँ के रीजन को। शायद हो सकता है न्यूक्लियर के जो वेस्ट है ये और ज़्यादा खतरनाक हो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के जीवों के लिए। तो इसलिए उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा विद्रोह किया गया। चाहे साउथ कोरिया ने भी बोला है कि इसमें सी फूड या वाटर के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है, फिशिंग इंडस्ट्री, पब्लिक हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। चाइना ने क्रिटिसाइज़ किया है इसको, लेकिन IAEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसने कहा नहीं कि ये इसका कोई इम्पैक्ट, ज़्यादा कोई भी नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट या ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी इसको ट्रीट किया गया है। तो उसके खिलाफ बहुत आवाज़ें उठ रही हैं कि जापान को ऐसा नहीं करना चाहिए, फुकुशिमा का ट्रीटेड वाटर उनको ओशन में नहीं छोड़ना चाहिए, नुकसानदायक हो सकता है। तो विरोध कौन कौन कर रहा है? साउथ कोरिया और जापान, साउथ कोरिया और चाइना। क्यों भाई? ये रहा जापान, ये रहा साउथ कोरिया, ये रहा आपको ऊपर चाइना। तो इनको हमेशा तो विवाद रहता ही आपस में। चाइना और जापान का विवाद कहाँ पर है? ईस्ट चाइना सी में, सेनकाकू और डेको आइलैंड के ऊपर। जापान के ऊपर रशिया के साथ विवाद है कुरिल आइलैंड्स को लेकर। ठीक है, और साउथ कोरिया जापान का विवाद किस चीज़ को लेकर है? पहले जापान का कब्जा था साउथ कोरिया के ऊपर, तो जब ये कॉलोनियल पावर थे वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास, तो जो उनकी हिस्ट्री थी, काफ़ी ब्लडी हिस्ट्री कहते हैं, काफ़ी क्रूरता के साथ यहाँ पे शासन किया गया था। इसको लेकर यहाँ काफ़ी विवाद है। अभी देख रहे हो आप, जो हम बात करें तो हम बात करें किस चीज़ की, कि यहाँ पर कैसे जो
इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में मुद्दा है वो ये है कि कैसे अभी फुकुशिमा पावर प्लांट के बाद जो कुछ ट्रीटेड वाटर था उसकी रिलीज़ की बात की जा रही है। अब जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो नेचुरल है हम थोड़ा सा रिवीजन अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का भी कर लें जो इंडिया में अभी ऑपरेशनल है। तो क्या क्या है, ककरारपुर हो गया, तारापुर हो गया, काईगा स्टेशन हो गया, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट हो गया जो कलपक्कम में है, फिर कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, फिर नरोरा हो गया। ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अभी ऑपरेशनल है उसकी बात होगी। तो इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए कि काकरापुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में है, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, कुडानकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में है, नरोरा पूछा जाए तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट राप्स 1, 2, 3, 4 कहाँ है तो कोटा राजस्थान में है। तो ये इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है जो अभी ऑपरेशनल है और कईयों को लेकर बातें चल रही है जापान के साथ या अमेरिका के साथ कि हम और डेवलप करें। लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा था वो किससे रिलेटेड था, वो था फुकुशिमा से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक नेशनल पार्क है, अफगानिस्तान का पहला नेशनल पार्क, उसका नाम है बंदे अमीर। बंदे अमीर को लेकर तालिबान का शासन अभी अफगानिस्तान के ऊपर है। तालिबान ने एक फरमान जारी कर दिया कि अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला जो है वो किसी नेशनल पार्क जो बंदे अमीर नेशनल पार्क है वहाँ मूव नहीं कर सकती। ये बहुत प्रचलित नेशनल पार्क है, काफ़ी खूबसूरत जगह है, अफगानिस्तान के याकलांग डिस्ट्रिक्ट पे है ये। और ये पहला नेशनल पार्क 2009 में डिक्लेयर किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोकेशन के हिसाब से। यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स की 6 लेक्स हैं, उतनी बड़ी तो नहीं जितनी अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में हम देख रहे थे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण खूबसूरत जगह जहाँ महिलाओं का आना बंद हो गया। कहाँ सिचुएटेड है तो ये रहा बंदे अमीर, काबुल के ठीक ऊपर सिचुएटेड है ये, और इसीलिए ये दिखाता है कि कैसी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है और कैसे तालिबान अपने पुराने रंग में वापसी कर रहा है। तो ये आपको अगर पूछा जाए कहाँ है बंदे अमीर नेशनल पार्क, इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था पिछले हफ्ते, यासुनी नेशनल पार्क कहाँ पर है। क्या आपको याद है यासुनी नेशनल पार्क किस देश का था? यासुनी नेशनल पार्क कोई आइडिया? यासुनी के लिए आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर या पेरू। कहाँ से सिचुएटेड है ये? हमने शायद पिछले हफ्ते किया था इसको। बताइए मुझे कहाँ है यासुनी नेशनल पार्क। अब आपको पता है बंदे अमीर कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान में है। यासुनी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर या पेरू? जवाब दीजिए मुझे, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है इक्वाडोर। और क्यों ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पर इनका मोस्टली जो रिसोर्सेज जैसे ऑयल वगैरह उसको रोकने की बात की जाती है, तो यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग रोकने की बात की गई थी यासुनी नेशनल पार्क के पास। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। अमेजोन का रीजन है जो ग्रीन फॉरेस्ट का, उसके आसपास का रीजन है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ये एक जो स्टेप उठाया गया इसकी काफ़ी सराहना की गई थी कि हाँ एनवायरनमेंट का खतरा अब कम्युनिटीज़ को पता भी लग रहा है। तो यासुनी नेशनल पार्क कहाँ है? इक्वाडोर में। बंदे अमीर नेशनल पार्क कहाँ है? अफगानिस्तान में। जोरहाट में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? क्या डिस्कस किया था अभी हमने? गिर कहाँ पर है, क्यों फेमस है? कानो वाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। अभी इक्वाडोर के आसपास की कंट्री मुझे बता दीजिए आप कहाँ पे कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ? क्या आपको याद है कौन सी कंट्रीज़ हैं? हमने डिस्कस किया था पैसिफिक अलायंस, हमने डिस्कस किया था मर्कोसर पैसिफिक अलायंस 2 ट्रेड ग्रुप्स हैं। कहाँ के? साउथ अमेरिका के ही। मर्कोसर में कौन कौन सी कंट्रीज है बताइए, और पैसिफिक अलायंस में कौन कौन सी कंट्री? आपका होमवर्क रहा, मुझे बताइए आप कौन कौन सी कंट्री है इसमें। कमेंट सेक्शन में लिखिए मर्कोसर और पैसिफिक अलायंस में कौन कौन सी कंट्री है। हम इसको 2 बार कर चुके हैं इसलिए मैं आज आपको नहीं बता रहा, आगे भी मैं अगले वीडियो में फिर इसको मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री है एक मैप के थ्रू। आज आप कमेंट में लिखिए कौन सी कंट्री है, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड जब हम वाइल्ड नेशनल पार्क कह रहे हैं कि इंडिया का भी चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर रिसेंटली एक रेयर ब्लैक ईगल देखा गया। कहाँ है भाई चेल का रीजन कहाँ है? तो सोलान और शिमला का जो रीजन है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ ही सिचुएटेड है। गिरी रिवर के आसपास का ये कैचमेंट रिवर है। तो गिरी रिवर कहाँ बहती है? हिमाचल में। चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात होगी, प्रोटेक्टेड एरिया 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब जब हम चेल की बात कर ही रहे हैं, चेल या चेल जो भी से कहिए, तो कुछ क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर का देखते हैं, प्रीवियस यानी करंट अफेयर्स का। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख रहे हैं, बोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको बताने में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच। तो असल में अगर आप जाओ ये तीनों ही इनकरेक्टली मैच है, गोविंद भी, चिनार भी और बोरामदेव भी।
आपका पहला जो है बोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये छत्तीसगढ़ में है। जो दूसरा है ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। और तीसरा जो है वो केरला में है। ये तीनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ मिसमैच थी। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि जो रिसेंटली छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है उन्होंने कहा था कि जो बोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको टाइगर रिजर्व की बात की गई है और चिल्पी रेंज को एज अ बफर जोन की बात की गई है। तो जो PIL की बात की थी इसके लिए कि ऐसा बनाया जाना चाहिए, उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया था। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी वो कौन कौन सी थी, कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा। अभी हमने जो बातें की, हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, कुछ जगहों के बारे में डिस्कस किया। जोरहाट में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बताइए मुझे। हिलॉक गुबॉन्स इकलौती एप हैं इंडिया के नॉक्टर्नल, ये भी आपको याद होगा। अब एक क्वेश्चन पहले का देखते हैं। एनाटोलिया, अम्हारा, काबो डेलगाडो, कैटेलोनिया, ये 4 जगहों के बारे में पूछा गया और ये कंट्रीज जिनके साथ एसोसिएटेड है। तो पूछा गया रीजन मेंशन इन न्यूज़ और कंट्री, हमें बताना है कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए लोकेशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इजीली कर सकते हैं, एक बार मैप अपने ढंग से कर लिया तो इजीली आपको याद हो जाएगा। मुझे बताइए कौन सी कंट्री सही से मैच है। एनाटोलिया कहाँ से सिचुएटेड है, टर्की में है। बिल्कुल ये टर्की में है। एनाटोलिया का रीजन असल में वो रीजन है जिसे हम एशियन टर्की करते हैं, टर्की का वो पार्ट जो एशिया में है। अम्हारा इथोपिया में, हमने देखा रिसेंटली अभी ऊपर, टिग्री और अम्हारा इथोपिया में है। कार्बो डेलगाडो स्पेन में नहीं है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। कैटेलोनिया भी इटली में नहीं है। कैटेलोनिया कहाँ है भाई, ये स्पेन में है। काबो डेलगाडो आई थिंक आपका मोज़ेम्बिक का इलाका है। तो 2 ही पेयर इसमें सही है। इसमें देखो काबो जो डेलगाडा है मोज़ेम्बिक में, यहाँ 5 साल का कॉन्फ्लिक्ट था रिसोर्सेज को लेकर। कैटेलोनिया स्पेन में है। कैटेलोनिया याद करने का आसान तरीका है कि कौन सा एक फेमस फुटबॉल क्लब है, बार्सिलोना, ये वहाँ स्थित है। ये अपनी एक तरह से आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। फिर अम्हारा हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट है। एनाटोलिया क्या है ये मैं पता लगा। तो केवल 2 पेयर इसमें से सही मैच थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि जब भी आप वर्ल्ड मैप को देखो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है जो इसके आसपास इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आपकी प्रेजेंस और आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेकर बेहतर हो जाए। अब जैसे मैंने मरकुसर कहा था, तो मरकुसर में कौन सी कंट्रीज़ हैं, काफ़ी आसान है इसको याद करना कि 4 कंट्रीज़ के अंदर है। तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे, ठीक है, ये तो 4 कंट्रीज़ आपको पता है। दूसरा मैंने पूछा था, एक तो मैंने क्या पूछा, मरकुसर, और दूसरा मैंने पूछा था पैसिफिक अलायंस, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ये देखिए 3 ग्रुप्स यहाँ पर ऑपरेट। तो पैसिफिक अलायंस में कौन कौन था, मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू और चिले। इसमें आपको दिखता है इक्वेडोर पार्ट नहीं था, बोलिविया पार्ट नहीं था, तो इन लोगों ने अपना अलग खुद का अपना एक ग्रुप बना लिया था। तो ये हो गया आपका पैसिफिक अलायंस और मरकुसर, जिसे हमने पढ़ लिया। तो इस तरह से अगर आप रीजन कवर करोगे ना तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा चीज़ों को रिवाइज करना। तो ये हमने देख लिया आज के इंपॉर्टेंट ग्रुप्स कौन कौन से थे। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में जाना, कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में जाना, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में जाना।